डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1901 से 1910 तक। क्रिस्टल से भरे गार के अंदर सैफ अली के हमले का हुक्म देने के बाद कोला की क़यादत में पहली एमटी पार्टी ने सीधा वाइट सरपिनेट पर धावा बोल दिया। दूसरे गिरोह मुहासरा कायम करने के लिए फैल गए। चूंकि वाइट सरपिनेट बहुत बड़ा था, इसलिए अगरचे वो बास के हमले की हद को पूरी तरह नहीं समझते थे, लेकिन एक दूसरे से दूर खड़ा होना आम फहम की बात थी। अगर वो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते तो वो वर्ल्ड बास को एक हदफ से भरपूर माहौल फराहम करते, जिसका नतीजा बआसानी पूरी टीम के खात्मे की सूरत में निकल सकता था। जब कोला की पार्टी वाइट सरपिनेट के 500 गज के दायरे में पहुंची तो वाइट सरपिनेट ने अचानक अपनी अंबरी आंखें खोल दे। एक बेमिसाल कातिलाना इरादा फौरी तौर पर हर एक पर छा गया, जिससे उनके दिलों की धड़कन रुक सी गई। इस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन गिनत धागों ने उनके जिस्मों को जकड़ लिया हो जो उनकी हरकत में रुकावट डाल रहे थे। गंदे और काबिले रहम इंसानों, तुमने मेरे इलाके में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें इस खला में भरी खाक में मिला दूंगा। इसके बाद वाइट सरपिनेट ने एक गजबनाक धाड़ मारी। वाइट सरपिनेट को मरकज बनाते हुए एक चांदी की लहर पूरे गार में फैल गई और इस लहर के राब्ते में आते ही जमीन फटने लगी। अगले ही लम्हे कीचड़ की एक लहर इर्द गिर्द के माहौल में फैल गई, जिसे कोला की पार्टी तक पहुंचने में महज एक मुख्तसर लम्हा लगा। दिफा करो, कोला ने 4 मीटर बुलंद कीचड़ की लहर को करीब आते देखकर जल्दी से चलाया। कोला की पार्टी में शामिल दीगर 5 एमटीज उन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के लेवल 57 और लेवल 58 के एमटीज थे। कोला को मरकज बनाते हुए वो तेजी से एक दिफाई तश्कील में आ गए। इसके बाद कोला ने ट्र2 की महारत गार्डियन वॉल को फाल किया, जिसने सामने के हमलों को रोकते वक्त उसके अपने और 10 गज के दायरे में मौजूद खिलाड़ियों के दिफा में 30% इजाफा कर दिया। अगले ही लम्हे 6 ढालों से बनी रोशनी की एक दीवार कोला की पार्टी के पीछे खड़ी हेलर पार्टी के सामने नमूदार हुई। बूम! जब कीचड़ की लहर रोशनी की दीवार से टकराई तो उसके ताकतवर असर ने कोला की एमटी पार्टी को लड़खड़ाते हुए पीछे धकेल दिया और 6 एमटीज की एचपी खिली आंख से नजर आने वाली रफ्तार से कम होने लगी। 6 एमटीज के 8 गज पीछे हटने के बाद ही वो अपने कदम जमाने में कामयाब हो सके। वाइट सरपिनेट के एओई हमले का सामना करने के बाद इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के एमटीज में से हर एक की कम अज कम 50,000 एचपी कम हो चुकी थी। इनमें से हर एक की ज्यादा से ज्यादा एचपी 80,000 से कम थी। लिहाजा इस एक एओई हमले ने फौरी तौर पर उनकी आधी से ज्यादा एचपी छीन ली थी। इस नतीजे ने टीम में मौजूद हर शख्स को बेसाख्ता हाँपने पर मजबूर कर दिया। तो क्या ये एक वर्ल्ड बॉस है? अल्जी वर्ड्स, जो कोला की पार्टी के पीछे खड़ी हेलर पार्टी का हिस्सा थी, वाइट सरपिनेट को देखकर दंग रह गई, जो पहले ही जमीन पर झुक चुका था। सिर्फ एक धाड़ के साथ वाइट सरपिनेट ने फ्रंट लाइन एमटीज पर फीकस 50,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था, जिन्हें इस वक्त गार्ड्स डोमेन के बेहतरीन एमटीज में शुमार किया जा सकता था। अगर वो एओई हमला इसके बजाय एक ताकतवर करीबी हमला होता तो उसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर होते। इस मकाम पर वो वाकई हैरान थी कि जीरो विंग ने वाइट सरपिनेट पर हमला करने का क्या मंसूबा बनाया है। क्या उनके पास फतह का कोई मौका भी था? ताहम अगरचे अल्जी वर्ड्स को जीरो विंग की कामयाबी पर शक था, लेकिन इससे इसकी शिफायाबी की रफ्तार पर जरा भी असर नहीं पड़ा। एमटीज को नुकसान पहुंचते देखने के फौरन बाद उसने कोला पर एक ट्र2 हीलिंग लाइट और एक ट्र1 रिकवर को डबल कास्ट करना शुरू कर दिया, जिससे गार्ड्स डोमेन के 10 अजीम पादरियों में से एक के तौर पर उसकी सलाहियतों का मुकम्मल मुजाहिरा हुआ है। इसकी एचपी क्यों? अल्जी वर्ड्स के अपने हीलिंग सिपिलिस कास्ट करने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि कोला की एचपी अभी भी 80% के करीब बाकी थी। दरी असना उसकी शिफायाबी की बदौलत इसकी एचपी फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल हो गई। ताहम इससे पहले कि अल्जी वर्ड्स समझ पाती कि क्या हो रहा है, टीम की फ्रंट लाइन से कई सौ गज दूर वाइट सरपिनेट ने एक और हमला कर दिया। बास की फुनकार के बाद इसके इर्द गिर्द बेशुमार वाइट स्पेयर्स नमूदार हो गए। फिर वाइट स्पेयर्स तेजी से कोला की एमटी पार्टी की तरफ बढ़े
और पूरे गार में सौती धमाकों का एक सिलसिला गूंज उठा। सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, कोला ने उन वाइट स्पेयर्स में मौजूद खौफनाक ताकत को महसूस करते हुए हंगामी तौर पर चलाया। अगरचे दीगर 5 एमटीज की एचपी 70% के करीब बहाल हो चुकी थी, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ सेविंग स्किल्स को फाल किए बगैर इस खौफनाक हमले का सामना करते तो उनके मारे जाने का कभी इम्कान था। कोला का हुक्म सुनने के बाद 5 एमटीज और 6 हीलर्स फौरन गार्डियन नाइट के पीछे कतार में खड़े हो गए। अगले ही लम्हे वाइट स्पेयर्स एक के बाद दीगरे कोला की ढाल से टकरा गए। ताहम हर वाइट स्पेयर ढाल पर नहीं लगा, कुछ उसके जिस्म को छूते हुए गुजर गए और उसके ब्लैक कल्विक में सुराख कर दिए। दरी असना वाइट स्पेयर्स की मजबूत तबाकुन ताकत की वजह से ब्लैक कल्विक की पायदारी फौरी तौर पर सिफर हो गई और ब्लैक कल्विक खुद ही नीस्तो नाबूद हो गया। ब्लैक कल्विक के गायब होने से कोला की पहनी हुई चांदी की ज़रा बख्तर जाहिर हो गई, जो फाइनोल्ड इक्विपमेंट से मखसूस चमक के साथ दमक रही थी। चांदी की ज़रा बख्तर पर हर तरफ सुर्ख रंग के नकूश कंदा देखे जा सकते थे और उन नकूश की कामिल मुताबकत को देखते हुए ये वाज़ेह था कि चांदी की ज़रा बख्तर का सूट फाइनोल्ड सेट इक्विपमेंट था। दरी असना ब्लैक कल्विक के खत्म होने के साथ कोला की खुसूसियात भी सबके देखने के लिए नुमायां हो गईं और उसकी ज्यादा से ज्यादा 1,18,600 एचपी सब पर जाहिर हो गए। मजीद बरा, चूंकि कोला के ओरा को दबाने के लिए ब्लैक कल्विक अब मौजूद नहीं था, इसके पीछे खड़े 2 एमटीज ने अचानक अपने जिस्मों पर एक ताकतवर दबाव महसूस किया। ये कैसे मुमकिन है? अल्जी वर्ड्स कोला का एचपी बार देखकर हैरत में डूब गई। यहाँ तक कि क्रिम्सन एम्परर के मजबूत तरीन एमटी की एचपी भी 3 बफ्स को शामिल करने के बाद 80,000 से कुछ ही ज्यादा थी, फिर भी कोला की एचपी 1,20,000 के करीब थी। मजीद बरा, कोला का दिफा भी उसकी एचपी की तरह नाकाबिले यकीन हद तक बुलंद था। कोई भी लाइफ सेविंग स्किल्स फाल न करने के बावजूद उन तमाम वाइड स्पेयर्स का सामना करने के बाद कोला की 40,000 से भी कम एचपी ज़ाय हुई थी। अगर इस वक्त कोला की जगह कोई और 2 एमटी खड़ा होता तो वो उन वाइड स्पेयर्स से फौरन मारा जाता। आखिरकार वाइड स्पेयर्स पहले वाली कीचड़ की लहर से बिल्कुल मुख्तलिफ हमला थे। कीचड़ की लहर वाइड सर्पिनिट की तरफ से महज एक सरसरी सलाम था, जबकि वाइड स्पेयर्स एक जादू का नतीजा थे। इन वाइड स्पेयर्स को कीचड़ की लहर से कहीं ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था। इस लम्हे इस इंकिशाफ पर हैरान होने वाली सिर्फ अल्जी वर्ड्स ही नहीं थी। कोला की पार्टी में शामिल दीगर 2 एमटीज भी इसी तरह हक्का बका थे। चूंकि वो भी एमटीज थे, इसलिए उनसे ज्यादा वाज़े तौर पर कोई नहीं समझ सकता था कि 1,20,000 के करीब एचपी वाला 2 एमटी कितना खौफनाक होता है। उसने किस किस्म का सेट इक्विपमेंट पहना हुआ है? ये दरअसल उसके जिस्म के गिर्द एक हिफाजती रुकावट बनाने की सलाहियत रखता है। मैंने गेम में दस्तयाब एमटीज के लिए हर लेवल 50 का फाइनोल्ड सेट इक्विपमेंट देखा है और ये यकीनी तौर पर उनमें से एक नहीं है। उसने गालिबन लेवल 55 का फाइनोल्ड सेट इक्विपमेंट पहना हुआ है। जीरो विंग हैरत अंगेज है। ये दरअसल इस किस्म के सेट इक्विपमेंट पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गया है। चूंकि दीगर 2 एमटीज कोला के बहुत करीब थे, वो देख सकते थे कि माना की एक हल्की तह ने कोला की चांदी की ज़रा बख्तर को ढांप रखा है, जिसने एक हिफाजती रुकावट बनाकर वाइड स्पेयर्स के नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया था। ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा फाइनोल्ड सेट इक्विपमेंट नहीं देखा था। क्या यही वजह है कि ब्लैक फुलियम को वाइड सर्पिनिट को शिकस्त देने का यकीन है? जब अल्जी वर्ड्स ने कोला के रीच जैसे वजूद को देखा तो वो कम व बेश समझ गई कि जीरो विंग ने वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करने की जुर्रत क्यों की। किसी बॉस पर हमला करते वक्त सबसे अहम जरूरत एक ताकतवर एमटी का होना था। जब तक किसी टीम के पास बॉस का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाला एमटी मौजूद हो, तब तक इस हमले के कामयाब होने का इम्कान यकीनी तौर पर मौजूद होता है। जबकि हर कोई अभी तक सदमे में था, कोला ने वाइड सर्पिनिट पर हमला करने में पहल की। वो जल्द अज जल्द वाइड सर्पिनिट के हमले की हद में पहुंचना चाहता था। ताहम वाइड सर्पिनिट ने नरमी के कोई आसार नहीं दिखाए, क्योंकि इसने फासले से कोला पर मुसलसल वाइड स्पेयर्स दागना शुरू कर दिए। दरी असना अल्जी वर्ड्स की क़ियादत में हेलर पार्टी उसे मुसलसल शिफा देती रही। अगरचे वाइड स्पेयर्स की हर लहर ने कोला को 40,000 के करीब नुकसान पहुंचाया, लेकिन हिलर्स फिर भी उसे बगैर किसी खास कोशिश के जिंदा और सेहतमंद रखने के काबिल थे। आखिरकार कोला की वसी एचपी ने अल्जी वर्ड्स और दीगर को शिफायाबी के दौरान काफी गुंजाइश फराहम की।
वो ताकतवर हीलिंग स्पेल्स कास्ट करने के मुतहम्मिल हो सकते थे जिनका कास्ट टाइम तवील था। कुछ देर दौड़ने के बाद कोला व्हाइट सर्पेंट के सामने पहुंच गया। अहमक इंसानों, तुम्हारी तमाम कोशिशें रायगा हैं। कोला को अपने करीब आते देखकर व्हाइट सर्पेंट ने अपनी दम गार्डियन नाइट की तरफ कोड़े की तरह मारी। अपने दिव्यकल हजम के बावजूद व्हाइट सर्पेंट की दम बिजली की सी तेजी से हरकत कर रही थी, इतनी तेज कि इसने खला को भी चीर दिया। दम से पैदा होने वाले हवा के मजबूत दबाव ने दीगर 2 एमटीज की हरकत में रुकावट डाली जो सुस्त पड़ गए। वो बरवक्त हमले को रोकने में कोला की मदद नहीं कर सके। ताहम अपनी पार्टी के दीगर एमपीज के बरक्स कोला हुआ के ताकतवर दबाव से बिल्कुल गैर मुतासिर रहा और उसने हमले को रोकने के लिए तेजी से टाइटन गार्ड को बुलंद किया। बूम! कोला के नीचे की जमीन चिकनाचूर हो गई। ये तसादुम इतना ताकतवर था कि 100 गज से ज्यादा दौड़ खड़े खिलाड़ी भी अपने पैरों तले जमीन को हिलता हुआ महसूस कर सकते थे। जब वहां मौजूद हर शख्स ने व्हाइट सर्पेंट के सामने तबाहशुदा इलाके को देखा तो वो बेसाख्ता हैरत से घूरने लगे। व्हाइट सर्पेंट की खौफनाक तबाहकुन ताकत ने हर एक में नाउमीदी का एहसास जगा दिया। जैसे ही धूल छटी, सब ने तेजी से मिट्टी और मलबे के दरमियान खड़े एक वजूद को देखा। ये वजूद कोई और नहीं बल्कि कोला था। दरी असना कोला के जिस्म के पास व्हाइट सर्पेंट की दम पड़ी थी। वो उसे भी रोकने में कामयाब हो गया। जब सब ने देखा कि कोला की आधी से ज्यादा एचपी अभी भी बाकी है तो वो सदमे से मुंह खोले बगैर न रह सके। चैप्टर 1902 जबरदस्त डीपीएस। लानत, इसकी ताकत की खुसूसियत कितनी ज्यादा है। हुंटन ब्लेड, जो इस वक्त व्हाइट सर्पेंट के करीब जाने के लिए तैयार था, कोला को देखकर अपनी हैरत पर काबू न रख सका। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोला वाकई व्हाइट सर्पेंट की दम के वार की ताकत को जाहिर करने में कामयाब हो गया था। अगरचे वो इस वक्त डार्क कोर विजन सीट से लैस था, लेकिन इसके पास बरसरक शकल को फाल किए बगैर व्हाइट सर्पेंट के हमले को जाहिर करने की ताकत नहीं थी। वो सिर्फ इस हमले का बराह रास्त सामना करने के काबिल होता। व्हाइट स्नैक के सादा जिस्मानी हमले ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस हद तक बिगाड़ दिया था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसके नतीजे में पैदा होने वाली शार्क व्यू ने कोला के करीब मौजूद 5-2 एमटीज को 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे उड़ा दिया था। हीलर्स की पार्टी, जो कोला से तकरीबन 30 गज दूर खड़ी थी, वो भी तकरीबन अपने कदम खो बैठी थी। अगरचे माहिर खिलाड़ियों के लिए किसी इफरीत के हमले को जाहिर करना आसान था, लेकिन ऐसा करने की शर्त यह थी कि दोनों फरीकैन की ताकत तकरीबन बराबर हो। अगर कोई खिलाड़ी ऐसे हमले का दिफा करने की कोशिश करता जिसकी ताकत उनकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा हो तो वो आतो उड़ जाते या मौका पर ही कुचले जाते। फिर भी कोला के बरसरक शकल को फाल न करने के बावजूद वो व्हाइट स्नैक के हमले को जाहिर करने में कामयाब हो गया था। कोला की ताकत महज गैर मामूली थी। दरी असना इन लीडिंग हार्ट, जो व्हाइट सर्पेंट से कुछ फासले पर खड़ा था, वो भी इस नतीजे पर इसी तरह हैरान था। अगरचे वो जानता था कि इक्लिप्स थर्वन के हमले के बाद से कोला के पास खौफनाक खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन कोला इस वक्त के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स लग रहा था। अगर कोला इस वक्त इक्लिप्स थर्वन पर हमला करने जाता तो डंजन का हमला यकीनी तौर पर बच्चों का खेल होता। कोला को शिफा दो। बाकी सब कोला के एग्रो को मुस्तहकम करने के बाद मंसूबे के मुताबिक हरकत करें। सैफ अली ने कोला को व्हाइट सर्पेंट के सामने पहुंचते देखकर टीम चीफ के जरिए हिदायत दी। सैफ अली को कोला की कारकर्दगी जरा भी हैरान कुन नहीं लगी। आखिरकार कोला न सिर्फ एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड से लैस था, बल्कि 6 टुकड़ों वाले लेवल 70 के फाइनवुड सीट इक्विपमेंट से भी लैस था। इसके लिए लेवल 60 के वर्ल्ड बॉस का मुकाबला करने के काबिल होना बहुत आम बात थी। यकीनन कोला अभी भी आम लेवल 80 के फुलियम डेमन किंग से निमटने के काबिल नहीं था। वो लेवल 80 के वर्ल्ड बॉस का अकेले मुकाबला तभी कर सकता था जब वो बरसरक शकल को फाल करता। सैफ अली की याद दहानी सुनने के बाद हेलर पार्टी फौरन अपनी हैरत से बाहर आई और कोला और दीगर को शिफा देना शुरू कर दी। इस दौरान 9-100 रुकनी डीपीएस टीमें आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से व्हाइट सर्पेंट के करीब आ गईं। व्हाइट सर्पेंट एक वर्ल्ड बॉस था जो अपनी सिंगल टारगेट जारहाना सलाहियतों के लिए जाना जाता था। सिर्फ एक इंतहाई ताकतवर एमटी के साथ ही खिलाड़ियों के पास इस पर हमला करते वक्त कोई मौका हो सकता था। कोला के व्हाइट सर्पेंट पर अपना एग्रो मुस्तहकम करने के बाद टीम की अक्सरियत ने वर्ल्ड बॉस पर हमले शुरू कर दिए।
करीबी खिलाड़ियों ने व्हाइट सर्पिनिट के पहलुओं पर वार किया, जबकि दौर के खिलाड़ियों ने बेरहमी से व्हाइट सर्पिनिट के सर पर जादू और तीरों की बारिश कर दी और अपने हमलों का इस्तेमाल करते हुए बास की बिनाई में खलल डाला। कई सौ खिलाड़ियों के बैक वक्त व्हाइट सर्पिनिट पर हमला करने से बास के सर के ऊपर तेजी से नुकसानात का एक सिलसिला नमूदार हुआ। 6-0-6-4 7-3-4-8 5-5-4-1 अमली तौर पर हर एक के हमलों ने हजारों में नुकसान पहुंचाया, एक ऐसा नतीजा जिसने बहुत से लोगों को बेज़बान कर दिया। इस बास का दिफा इतना ज्यादा क्यों है? इन लीडिंग हार्ट ने हर एक का नुकसान देखकर बेसाख्ता तेवरी चढ़ाई, यहां तक कि इसने भी ट्रदोसकल इस्तेमाल करने के बाद बमुश्किल 10-0-0 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले जिन दीगर मिथक बासेस से वो लड़ चुका था, उनके मुकाबले में व्हाइट सर्पिनिट का दिफा नुमाया तौर पर बरतर था। एक ट्रदो बरसरिकर के तौर पर जब वो किसी आम मिथक बास के खिलाफ लड़ता था तो उसकी ट्रदो स्किल्स आसानी से तकरीबन 30-0-0 का नुकसान पहुंचा सकती थी। उनकी टीम के मजमूई DPS के साथ उन्हें व्हाइट सर्पिनिट को मारने में गालिबन बहुत तवील वक्त लगेगा। 5 सेकंड तक हमला करने के बाद वो बमुश्किल व्हाइट सर्पिनिट की HP का 1% से कुछ ज्यादा हिस्सा ही कम कर पाए थे। ताहम जब वर्ल्ड बास की जंगी बहाली शुरू हुई तो उसकी HP दरअसल मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। क्या अल्जरी वर्ल्ड्स इस सूरत हाल को देखकर हैरान हुए बगैर न रह सकी और सोचने लगी कि व्हाइट सर्पिनिट ने इतनी ज्यादा HP बहाल करने के लिए अभी क्या किया, जबकि टीम में मौजूद हर शख्स उस सूरत हाल से परेशान था। सैफ अली बखूबी जानता था कि क्या हो रहा है। ये व्हाइट सर्पिनिट की सेल्फ हीलिंग पीसू सकल का असर था जिसने इसकी जंगी बहाली को दुगना कर दिया था। दूसरे लफ्जों में व्हाइट सर्पिनिट हर 5 सेकंड में अपनी 2% HP दोबारा पैदा कर रहा था। इस बास के पास एक और पीसू सकल भी थी जिसे व्हाइट बॉडी कहा जाता था, जो उसे मिलने वाले नुकसान को आधा कर देती थी और क्रिटिकल हट्स के इम्कानात को 70% तक कम कर देती थी। इन 2 पीसू स्किल्स ने व्हाइट सर्पिनिट से निपटना इंतहाई मुश्किल बना दिया था। अगर किसी टीम में DPS की कमी होती तो वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतर जाती। आबिदा गाल, तुम लोग अब हमला करना शुरू कर सकते हो, सैफ अली ने जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान से कहा जो व्हाइट सर्पिनिट के पीछे पहुंच चुके थे। समझ गई? आबिदा गाल ने फौरन जीरो विंग की मैन फोर्स को हमला करने का हुक्म दिया। इस लम्हे जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान के पास मौजूद खुसूसियात का फायदा जाहिर हो गया। इनमें से हर एक ने अपने हमलों से कम 8-0-0 का नुकसान पहुंचाया। आबिदा गाल, फ्लाइंग शेडो, शेडो सॉरुड और कालू भाई के मामले में उनके हमलों ने कम 15-0-0 का नुकसान पहुंचाया। कभी कभार आबिदा गाल पानी की किस्म का एक ताकतवर जादू इस्तेमाल करती और वर्ल्ड बास को 20-0-0 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाती। जहां तक शाइस्ता, फायर डांस, जन्नत और अल्यूरंग समर का ताल्लुक है, उनके हर हमले ने बास की HP से कम 20-0-0 का नुकसान किया। कभी कभार वो एक ताकतवर शकल इस्तेमाल करती जो तकरीबन 40-0-0 का नुकसान पहुंचाती। मजीद बरा, इनमें से कोई भी नुकसान क्रिटिकल हट्स की वजह से नहीं था। वो इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? यहां तक कि जब मैंने ट्रदोक्रिस का इस्तेमाल किया तब भी मैं सिर्फ 13-0-0 के करीब नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। वो आम ट्रदोस पीलिस के साथ 40-0-0 से ज्यादा का नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? लानत, वो आखिर किस किस्म का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 सुपरफ्रस्टेड गिल्ड्स के अरकान को ये सूरत हाल नाकाबिले यकीन लगी। वो सब सुपरफ्रस्टेड गिल्ड्स के माहिरीन थे। इनमें से काफी लोग तो रिफाइनमेंट इल्म के माहिरीन भी थे। अगरचे वो अपने मुतालिका गिल्ड्स में सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आला सफों में शामिल थे। अगर उन्हें किसी फ्रस्टेड गिल्ड में रखा जाता तो वो बिलाशुबा सबसे ऊपर होते। जीरो विंग की मैन फोर्स के कार्रवाई करने की वजह से टीम के DPS काउंटर में फौरी तौर पर 3 अलग अलग दर्जे बन गए। पहले दर्जे पर शाइस्ता जैसे ह्यूमना मॉन्स्टर्स का कब्जा था। दूसरे दर्जे पर आबिदा गाल, शेडो सॉरुड, फ्लाइंग शेडो, इन लीडिंग हार्ट, लाम सिविल, डान मास्टर और दीगर आला माहिरीन का कब्जा था। आखिर में तीसरा दर्जा उन जैसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था। मजीद बरा, हर दर्जे के दरमियान फर्क इतना बड़ा था कि उनके दरमियान कोई मवाजना ही नहीं था। दरी असना, जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान के हमले में शामिल होने की वजह से
वाइट सरपनिट की एचपी बिलाखिर कम होना शुरू हो गई। इसके बावजूद ये कमी अभी भी इंतहाई सुस्त थी। 99%, 98%, 97%। कई मिनट की लड़ाई के बाद वाइट सरपनिट की एचपी बिलाखिर 85% तक गिर गई और उसका पहला एचपी बार खाली हो गया। अचानक वाइट सरपनिट ने एक गजबनाक धाड़ मारी। परेशान कुन चौंटो, खाक में मिल जाओ। अगले ही लम्हे वाइट सरपनिट ने मंत्र पढ़ा, खला के बच्चों, जंगली हुआ की सानसों, तेज धार की तलवारों, मेरे हाथों में बदल जाओ और हर चीज को चीर फाड़ दो। सब लोग बचने पर तवज्जो दो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमले का सामना करने की कोशिश मत करना। सैफ अली ने वाइट सरपनिट को जादू कास्ट करते देखकर जल्दी से चलाया। वाइट सरपनिट के 3 सेकंड तक मंत्र पढ़ने के बाद अचानक आसमान में वाइट ब्लेड्स नमूदार हुए और जमीन पर बरसने लगे, जिसने बास के इर्द गिर्द 200 गज के दायरे को ढांप लिया। कुछ देर के लिए बेशुमार वाइट ब्लेड्स ने वाइट सरपनिट के इर्द गिर्द बमबारी की। इसके अलावा वाइट ब्लेड्स के हमलों ने किसी भी तर्ज की पैरवी नहीं की। 4 डोमेन सकल वाइट स्टार्म, नीचे गिरते हुए वाइट ब्लेड्स ने हर एक को मुकम्मल तौर पर बचाव पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर कर दिया। अब खिलाड़ियों को वाइट ब्लेड्स से बचने के लिए मुसलसल हरकत करनी पड़ रही थी। इस सूरत-ए-हाल ने हमले की मुश्किल को काफी हद तक बढ़ा दिया। मजीद बरा वाइट स्टार्म का इस्तेमाल करने के बाद वाइट सरपनिट ने अब भी अपने हमले में नरमी के कोई आसार नहीं दिखाए। अचानक इसके जिस्म से चांदी की चमक निकलने लगी। एक लम्हे बाद इसका देवहकल जिस्म अपने 2 छोटे वर्जन्स में तकसीम हो गया, इसका असली जिस्म और एक डप्पिलगिनगर सकल अल्जरी वर्ड्स का रंग फौरन सिया पड़ गया। बास मानस्टर्स के पास मौजूद बेशुमार सकिल्स में से डप्पिलगिनगर सकिल्स सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। अगरचे डप्पिलगिनगर सकिल्स बास की मजमूई खुसूसियात को कम कर देती थी, लेकिन ये कमी नुमाया नहीं होती थी। वाइट सरपनिट जितना ताकतवर था, कोला के अलावा दीगर एमटीज अब भी उसके डप्पिलगिनगर का आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे ही डप्पिलगिनगर एक करीबी टीम पर हमला करने वाला था, अचानक उसके ऊपर एक वजूद नमूदार हुआ। अगले ही लम्हे एक नीली बिजली सरपनिट डप्पिलगिनगर के सर पर गिरी। इस वार ने डप्पिलगिनगर को चीखने पर मजबूर कर दिया और उसका जिस्म सीधा जमीन से जा टकराया। इस तसादुम से एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया, जिसमें जाल जैसी दरारें इर्द गिर्द फैल गईं। चैप्टर 1903 जंगी ताकत का इजहार। जैसे ही टीम ने सरपनिट डप्पिलगिनगर को जमीन पर गिरते देखा, वो सदमे से मुंह खोले रह गए और फिर सैफ अली और उसके हाथ में चमकती हुई नीली लंबी तलवार की तरफ मुड़े। अगरचे वाइट सरपनिट का डप्पिलगिनगर मैन बॉस जितना मजबूत नहीं था, लेकिन ये आम मीथक मानस्टर्स का मुकाबला कर सकता था। फिर भी सैफ अली ने इसे वहशियाना ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया था। ये मंजर एक चींटी को शेर को गिराते हुए देखने के मुतरादिफ था। इस पर यकीन करना मुश्किल था। मजीद बरा सैफ अली के हमले ने वाइट सरपनिट के डप्पिलगिनगर को 60,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। ये देखकर तो 2 बरसरकरस के पसीने छूट गए। इससे पहले कि इसके साथी इतनी जबरदस्त कारकर्दगी देखने के सदमे से संभल पाते, सैफ अली ने एक बार फिर डप्पिलगिनगर के खिलाफ इब्बिसिल ब्लेड और कलंगरे को लहराया। प्रगेटरी पेंटा स्लैश शेडो ब्लेड। सैफ अली के इर्द गिर्द तलवार की रोशनियां चमकने लगी और देखने वाले खिलाड़ी उसके तेज हमलों को देखकर दंग रह गए। डप्पिलगिनगर के सर के ऊपर यक के बाद दीगरे 20,000 से ज्यादा के नुकसानात नमूदार हुए। पलक झपकते ही सैफ अली ने डप्पिलगिनगर पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले कर दिए थे। डीपीएस के लिहाज से फायर डांस और उसके साथी जो पहले दर्जे के अरकान थे, वो भी सैफ अली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सब लोग अपनी फायरिंग डप्पिलगिनगर पर मरकूज करो। सैफ अली ने हमलों का एक सिलसिला शुरू करने के बाद चलाया। वाइट ब्लेड्स से बचने में मोहतात रहो। कोला के अलावा तमाम एमटीज हीलर्स की हिफाजत करें। हमला करते वक्त लालच न करें और डप्पिलगिनगर की मैजिक आईज में मत देखें। रेंजर डीपीएस मेरे हुक्म पर डप्पिलगिनगर की आंखों पर अपनी मजबूत तरीन चालें इस्तेमाल करें। सरपनिट डप्पिलगिनगर वाइट सरपनिट का एक हिस्सा था। अगर वो डप्पिलगिनगर को मार देते तो असली वाइट सरपनिट को भी इसी कदर नुकसान पहुंचता। ताहम अगर वो मुकर्ररा वक्त के अंदर डप्पिलगिनगर को नहीं मारते तो डप्पिलगिनगर खुद ब खुद गायब हो जाता और वाइट सरपनिट की काफी मिकदार में एचपी बहाल कर देता।
उन्हें डप्पिलगीनगर को फौरन मारने की जरूरत थी, वरना वाइट सर्पिनेट टीम को तब तक खत्म करता रहता जब तक कि वो सब मर ना जाते। दरीं असना, सर्पिनेट डप्पिलगीनगर की ताकत उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि उसकी पीसू शकल, वाइड मैजिक आईज थी। अगर खिलाड़ी बराह रास्त डप्पिलगीनगर की आंखों में देखते तो वो कुछ देर के लिए मफलूज हो जाते। इसके अलावा डप्पिलगीनगर अपनी नजर के जरिए चार सिपेल, वाइड फ्रीज का इस्तेमाल कर सकता था। जब इसे कास्ट किया जाता तो ये सिपेल डप्पिलगीनगर के 150 गज के दायरे में मौजूद तमाम खिलाड़ियों को 30 सेकंड तक किसी भी स्किल्स और सिपिलिस का इस्तेमाल करने से रोक देता। जबकि खिलाड़ियों को वाइट सर्पिनेट और उसके डप्पिलगीनगर दोनों का सामना था। अगर वो इतनी देर तक स्किल्स और सिपिलिस इस्तेमाल न कर पाते तो उनकी पूरी टीम का सफाया हो जाता। खुशकिस्मती से इस नतीजे से बचने का एक आसान तरीका था, उन्हें सिर्फ डप्पिलगीनगर की आंखें तबाह करनी थीं। ये तमाम खिलाड़ी माहिरीन थे और जैसे ही सैफ अली ने हुक्म दिया, टीम ने अपने हमलों का रुख डप्पिलगीनगर की तरफ मोड़ दिया। टीम के हर रुकन ने गिल्ड माहिरीन के तकनीकी मेयारात का मुकम्मल मुजाहिरा किया। उन्होंने सर्पिनेट डप्पिलगीनगर के खिलाफ अपने हमले जारी रखते हुए अपनी तरफ उड़ते हुए 2 या 3 वाइट ब्लेड से आसानी से गुरेज किया। अगर आम माहिरीन इस बात को चैलेंज करने की कोशिश करते तो वो सिर्फ वाइट ब्लेड से बचने की कोशिश में ही अपनी हद को पहुंच जाते। उनके पास किसी और काम के लिए कोई तवानाई नहीं बचती। कोला के असली वाइट सर्पिनेट का मुकाबला करने और सैफ अली, जिसने हेवनली ड्रैगन्स बर्थ को फाल कर लिया था, कि सर्पिनेट डप्पिलगीनगर को मसरूफ रखने के साथ जिसे एग्रो नहीं किया जा सकता था, बाकी टीम बगैर किसी परेशानी के हमला करने के लिए आजाद थी। जब भी डप्पिलगीनगर वाइट फ्रीज कास्ट करने वाला होता, सैफ अली टीम के रेंजड खिलाड़ियों को इफरीत की आंखों पर बमबारी करने की हिदायत करता। इसके नतीजे में न सिर्फ सर्पिनेट डप्पिलगीनगर की HP तेजी से कम हुई, बल्कि इफरीत कोई नुकसान पहुंचाने के काबिल भी नहीं रहा। तो क्या ये सॉरोड किंग की ताकत है? अलजी वर्ल्ड्स ने सैफ अली के लिए अपनी तारीफ में इजाफा महसूस किया जब इसने इस शख्स को इफरीत पर हमला करते, वाइट ब्लेड से बचते और आसानी से जंग की कमान संभालते देखा। एक मीथक बास के खिलाफ इतनी शदीद लड़ाई के बावजूद सैफ अली ने टीम के लिए दुरुस्त और मुअस्सर अहकामात जारी किए और मुअस्सर तरीके से एक के बाद दीगरे बहरानों को रोका। ये सलाहियत इनफरादी ताकत से कहीं ज्यादा मुतासिर कुन थी। किसी बास को चैलेंज करते वक्त इस बात की एक हद होती थी कि कोई फर्द अपनी ताकत से कितना कुछ हासिल कर सकता है। सिर्फ एक मुत्तहिद टीम ही मुअस्सर तरीके से बास मॉन्स्टर्स को शिकस्त दे सकती थी। लिहाजा एक टीम में क़ियादत बहुत अहम थी। अच्छी क़ियादत के साथ एक टीम गैर जरूरी नुकसानात से बच सकती थी। यही वजह थी कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और अलिफाडुंचरर टीमें कायदाना सलाहियतों के हामिल खिलाड़ियों की कदर करती थीं। अगरचे एक अलिफाडुंचरर टीम के कमांडर का टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसे इसकी कमान करने के काबिल होना चाहिए था। न सिर्फ सैफ अली एक फर्द के तौर पर बेहद ताकतवर था, बल्कि वो 1000 रुकनी टीम को इतनी दुरुस्तगी से कमान करने के काबिल भी था। तकरीबन 2 मिनट के बाद सर्पिनेट डप्पिलगीनगर, जिसकी 4 करोड़ HP थी, गिर गया और वाइट सर्पिनेट में वापस बहने से पहले सुरमई धुएं में तब्दील हो गया। जैसे ही डप्पिलगीनगर मरा, वाइट सर्पिनेट की फौरी तौर पर 4 करोड़ HP कम हो गई, जबकि टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं मारा गया था। डप्पिलगीनगर से निमटने के बाद मुख्तलिफ गिल्ड माहिरीन ने दोबारा वाइट सर्पिनेट पर तवज्जो मरकूज की। 75%, 60%, 50%। जब वाइट सर्पिनेट की HP 50% तक गिर गई तो उसके पास सिर्फ 4 HP बार्स बाकी रह गए। इसी वक्त लड़ाई के इर्द गिर्द जादुई दायरे नमूदार होने लगे और कुछ ही देर बाद वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नीला जादुई दायरा बन गए। अचानक नीम शफाफ मखलूकात ने खुद को नीले दायरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया और सेकंडों में इनमें से सैकड़ों और हजारों मैदान जंग में शामिल हो गईं। इन मॉन्स्टर्स में सबसे कमजोर लेवल 55 का लॉर्ड था, जबकि मजबूत मखलूकात लेवल 60 के ग्रेट लॉर्ड्स थे। नीम शफाफ मखलूकात की फौज को देखकर हर एक के रूंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वाइट सर्पिनेट ने किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो और इस दुनिया के मॉन्स्टर्स दरवाजे से बाहर निकल आए हों। सब लोग अपनी बरसरक स्किल्स को फाल करें और अपनी पूरी ताकत के साथ बास पर हमला करें। सैफ अली ने नीले जादुई दायरे को संजीदगी से देखा। ये सिपेल वाइट सर्पिनेट की टीम का सफाया करने वाली चालों में से एक था, वाइट्स डिसेंट। अगर खिलाड़ियों ने वाइट सर्पिनेट की HP को 30% तक कम नहीं किया
तो बास वाइड्स डिसेंट को जारी रखेगा और मजीद वाइड क्रीचर्स को जंग में बुलाता रहेगा। इस सलाहियत के जरिए बुलाई जाने वाली वाइड क्रीचर्स की तादाद की भी कोई हद नहीं थी। माजी में वाइड सरपेनेट पर हमला करने वाले पहले खिलाड़ी बहुत आला लेवल के थे, जिनमें से कुछ पहले ही टियर 3 तक पहुंच चुके थे। निजता वो वाइड क्रीचर्स की नाखत्म होने वाली फौज का आसानी से मुकाबला करने के काबिल थे। ताहम सैफ अली की टीम की अक्सरियत अभी लेवल 60 तक भी नहीं पहुंची थी, टियर 3 तक पहुंचना तो दूर की बात थी। अगर उन्होंने मिथक बास की एचपी को तेजी से कम नहीं किया तो यकीनी तौर पर उनकी टीम का सफाया हो जाएगा। इसी लम्हे खिलाड़ियों को समझ आ गई कि वो इतनी सारी वाइड क्रीचर्स के खिलाफ खुद को रोकने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इन खिलाड़ियों ने हिदायत के मुताबिक फौरन अपनी बरसरक स्किल्स को फाल कर दिया, जिससे उनकी बुनियादी खुसूसियात आसमान को छूने लगे। फिर उन्होंने बुलाई गई मखलूकात की लहरों से लड़ते हुए वाइड सरपेनिट के खिलाफ अपने हमले जारी रखने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वाइड सरपेनिट अपनी वाइड क्रीचर्स को बुलाते वक्त हरकत हमला नहीं करता था। मुताद्दिद वाइड क्रीचर्स ने टीम के हर खिलाड़ी पर हमला किया और अगरचे वो सब माहिरीन थे, लेकिन फिर भी लड़ाई एक तातुल का शिकार हो गई। सिर्फ कोला, फायर डांस और दीगर ह्यूमना मॉन्स्टर्स ही बुलाए गए मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के काबिल थे। सैफ अली ने भी खुद को नहीं रोका और उसने पावर ऑफ डार्कनेस को फाल कर दिया। उसने फैंटम कल और 9 ड्रैगन स्लैश का भी इस्तेमाल किया और हर इब्बिसिल ब्लेड फैंटम ने एक वाइड क्रीचर को पीछे धकेल दिया। 16 इब्बिसिल ब्लेड फैंटमस के इसका दिफा करने के साथ कोई भी वाइड क्रीचर उसके करीब नहीं आ सकी। इर्द गिर्द के मॉन्स्टर्स की फिक्र किए बगैर सैफ अली और उसका डब्बलगीनगर वाइड सरपेनिट के खिलाफ एक जुनूनी हमला करने के लिए आजाद थे और हर हमला 50,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहा था। उनकी पैरवी करते हुए जन्नत और अल्यूरम समर ने वर्ल्ड बास को निशाना बनाते हुए एक के बाद दीगरे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले सिटीज कास्ट किए। 48%, 47%, 46%। अगरचे वाइड सरपेनिट की एचपी मुसलसल गिर रही थी, लेकिन वाइड क्रीचर्स के नाखत्म होने वाले सैलाब का सामना करते हुए टीम को जानी नुकसान उठाना पड़ा। आमतौर पर खिलाड़ी बासिस पर हमला करते वक्त जर्ग हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बास ने बाजी पलट दी थी। टीम ने तजुर्बा किया कि बास की जर्ग हिकमत अमली कितनी खौफनाक हो सकती है और उसकी हर वाइड क्रीचर या तो लॉर्ड थी या ग्रेट लॉर्ड। वाइड सरपेनिट के वाइड क्रीचर्स को बुलाना शुरू करने के 1 मिनट से भी कम वक्त में 50 खिलाड़ी मारे जा चुके थे। वाइस गिल्ड लीडर, इस रफ्तार से हमारी टीम का सफाया हो जाएगा। आइए जल्दी करें और पीछे हट जाएं। डॉन मास्टर, जिसने 2 ग्रेट लॉर्ड्स और 3 लॉर्ड्स को रोके रखा था, ने जल्दी से मशवरा दिया। अगरचे वो डटे हुए थे, लेकिन मजीद वाइड क्रीचर्स के जंग में शामिल होने से ये सूरत हाल बदल जाएगी। यकीनी तौर पर एक वर्ल्ड बॉस मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा है। अल्जी वर्ड्स ने तेवरी चढ़ाई क्योंकि टीम के 800 से भी कम अरकान खड़े रह गए थे। क्रिम्सन एम्परर को पहले ही 30 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा था और ज्यादातर जिंदा बच जाने वालों की एचपी मुसलसल खतरे के जोन में अंदर बाहर हो रही थी। टीम के हिलर्स बस साथ नहीं दे पा रहे थे। सब लोग पीछे हट जाओ। जब उन्होंने अल्जी वर्ड्स का हुक्म सुना तो क्रिम्सन एम्परर के माहिरीन ने सिक्का सांस लिया। उन्होंने फौरन एक दिफाई दायरा बनाया और मैदान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तराशा। एक बार जब उन्होंने खुद को वर्ल्ड बास से दूर कर लिया तो उन्होंने इंस्टेंटनेस मूवमेंट मैजिक सक्रोल्स का इस्तेमाल किया और गार से फरार हो गए। अब वाइड सरपेनिट का सामना करने के लिए सिर्फ 0 विंग और उन लीडिंग सिविल के अरकान बाकी रह गए थे। दरी असना, बास की अभी भी 39% एचपी बाकी थी। ये देखकर लांग सिविल और हुंटंग ब्लेड घबरा गए और उन लीडिंग हार्ट पर पीछे हटने का हुक्म देने के लिए जोर डालने के ख्यालात उभरने लगे। ताहम जब इन लीडिंग हार्ट ने देखा कि सैफ अली डटा हुआ है तो उसने भी साबित कदम रहने का इंतखाब किया। टीम के अरकान मुसलसल गिरते रहे। 650 लोग, 600 लोग, 500 लोग, तोड़ दो। जब टीम में 400 से कम खिलाड़ी जिंदा रह गए तो सैफ अली और उसके डब्बलगीनगर ने बैक वक्त फुलियम बरस्ट का इस्तेमाल किया। यक के बाद दीगरे वाइड सरपेनिट के सर के ऊपर 400,000 से ज्यादा के नुकसानात नमूदार हुए। जब तक सैफ अली और उसके डब्बलगीनगर ने अपने हमले खत्म किए, वाइड सरपेनिट की एचपी 30% तक गिर गई। जैसे ही ऐसा हुआ, मिथक मॉन्स्टर ने अपना सिपेल चैनल करना बंद कर दिया।
नीला जादुई दायरा गायब हो गया और बुलाई गई वाइट क्रीचर्स राख में तब्दील हो गई। अहमक इंसानों, तुम मायूसी को जान जाओगे। वाइट सरपेंट ने अपने सामने मौजूद खिलाड़ियों को देखने के लिए अपना सर झुकाया। इसकी नजरों में गुस्सा आया था। फिर वाइट सरपेंट ने अपने जबड़े फैलाए और वाइट क्रीचर्स की राख को अंदर खींच लिया। फिर नीम शफाफ वाइट सरपेंट आहिस्ता आहिस्ता गोश्त और खून की मखलूक में तब्दील हो गया, फैलता और बड़ा होता गया। इसकी रीढ़ की हड्डी के साथ तेज हड्डियां बाहर निकल आईं और कुछ ही देर बाद वाइट सरपेंट एक बेवहकल गहरे सिया दरिंदे में तब्दील हो गया, जिससे निकलने वाली गदली गैस ने गार को भर दिया। एक धाड़ के साथ गार कांपने लगा और छत से मलबा गिरने लगा। ये बास और भी मजबूत हो सकता है। लांग सिबिल ने पहाड़ के साइज के वाइट सरपेंट को घूरते हुए सच्ची मायूसी महसूस की। यहां तक कि इन लीडिंग हार्ट ने भी हौसला शिकनी महसूस की। अब जबकि टीम अपनी बरसरक स्किल्स इस्तेमाल कर चुकी थी, वो मजबूत वाइट सरपेंट से लड़ना कैसे जारी रख सकते थे। ये बिलाखिर अपनी मुकम्मल हालत में आ गया है। सैफ अली ने वाइट सरपेंट से एक शदीद दबाव महसूस किया। ऐसा लगता है कि अब हमें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। कोला, अपनी जंगी ताकत को बेनकाब करो। जब कोला ने सैफ अली का हुक्म सुना तो वर्ल्ड बॉस के बारे में उसकी तमाम परेशानी दूर हो गई। अब सिर्फ जोश और खुशी उसे आगे बढ़ा रही थी। ये मुझ पर छोड़ दें। गिल्ड लीडर कोला वाइट सरपेंट को देखकर मुस्कुराया, फिर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के इफरीत पर धावा बोल दिया। चैप्टर 1904 आग का जंगी देवता। अपनी दम के एक हल्के से वार से वाइट सरपेंट ने मंदिर के सामने की जमीन को चिकनाचूर कर दिया। हर कोई अपने पैरों तले पत्थर को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। वाइट सरपेंट की बेमिसाल ताकत और गदली सिया गैस ने मायूसी का एहसास पैदा कर दिया और मामलात को मजीद खराब करने के लिए बास की अभी भी 16 करोड़ 70 लाख से ज्यादा एचपी बाकी थी। इन लीडिंग हार्ट, उसे अपने दिमाग में बिठा लो। हमारा गिल्ड 202 खिलाड़ियों की कुर्बानी देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें फौरन पीछे हटना चाहिए। लांग सिविल ने इन लीडिंग हार्ट की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा। इस मकाम पर हमले का नतीजा वाज़ेह था। उन्होंने वाइट सरपेंट के खिलाफ इस वक्त जिदोजहद की थी जब उनके पास अभी भी 1002 खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन अब न सिर्फ मीथक मॉन्स्टर मजबूत हो गया था, बल्कि टीम में 400 से भी कम खिलाड़ी बाकी रह गए थे। इतने कम खिलाड़ियों के साथ इस हमले को मुकम्मल करना नामुमकिन था। मजीद बरा, इन लीडिंग सिविल पहले ही 100 के करीब खिलाड़ी खो चुका था, जो गिल्ड के लिए एक शदीद धचका था। ये कोई डंजन नहीं था। अगर खिलाड़ी मर जाते तो वो एक पूरा लेवल खो देते। यहां तक कि अगर हिलर्स उन्हें जिंदा कर देते और उनकी मौत की सजाओं को कम कर देते, तब भी ये नुकसान तकलीफ दे होता। सब लोग पीछे हट जाओ। हम जीरो विंग के साथ इस पागलपन को जारी नहीं रख सकते। हुंटन ब्लेड, जो वाइट सरपेंट के पास खड़ा था, ने गिल्ड चीट के जरिए हुक्म दिया। अगरचे इन लीडिंग हार्ट गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक था, लेकिन वो इस शख्स को गिल्ड के मुस्तकबिल को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकता था। ताहम, जैसे ही उन लीडिंग सिविल के अरकान ने हुक्म की तामील करने की तैयारी की, कोला ने वाइट सरपेंट पर धावा बोल दिया। गार्डियन नाइट ने वर्ल्ड बॉस को रोकने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वो वाकई बॉस पर हमला कर रहा है। हुंटन ब्लेड हैरत से कोला को देखे बगैर न रह सका। अगरचे इसने तस्लीम किया कि कोला की खुसूसियात खौफनाक थीं, लेकिन बरसरक शकल के बगैर गार्डियन नाइट को अकेले वाइट सरपेंट को रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वाइट सरपेंट ने कोला को करीब आते देखा तो उसने अपनी अंबरी आंखें सुकेड़ी और अपनी अब छलकेदार दम को गार्डियन नाइट की तरफ इस तरह मारा जैसे जमीन पर पड़ी धूल को साफ कर रहा हो। दूर से खिलाड़ियों ने महसूस किया कि दम के गुजरने से खला मोड़ती हुई महसूस हो रही थी, जो बमुश्किल वाइट सरपेंट की ताकत को बर्दाश्त कर रही थी। आओ, खौफ से पीछे हटने के बजाय कोला हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इससे ठीक पहले कि वाइट सरपेंट की दम गार्डियन नाइट से टकराती, कोला के जिस्म से शोले निकलने लगे। पलक झपकते ही कोला 6 मीटर के दायरे वाले एक भड़कते हुए अलाव में तब्दील हो गया, जिसने इसके साथियों को उलझन में डाल दिया। लेकिन इस अजीब और गरीब पेशरफ्त के बावजूद वाइट सरपेंट का अपनी दम के हमले को सुस्त करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये चलते फिरते अलाव से टकरा गए। पींग, ये रुक गई। चूंकि सब ने फर्ज कर लिया था कि वाइट सरपेंट का हमला शोलों को बुझा देगा, इसलिए वो तसादुम के हकीकी नतीजे पर हैरान रह गए। देवहकल,
छलकेदार दम दरअसल ह्यूमना मशल के सामने रुक गई थी और मजीद आगे बढ़ने से कासिर थी। भड़कती हुई आग के नीचे का पत्थर चटक गया और सिर्फ 20 गज दूर जाकर रुका। शोलों के कम होने के बाद उन्होंने एक 6 मीटर के देव को जाहिर किया। देव ने भड़कती हुई सुर्ख जरा बख्तर का एक मुकम्मल सेट पहना हुआ था। शोले की गर्मी हवा में मौजूद पानी को उबाल रही थी और उसके नीचे की जमीन को लावे में तब्दील कर रही थी। इसके अलावा देव ने एक भड़कती हुई एक हाथ वाली कुल्हाड़ी और एक भड़कती हुई ढाल पकड़ रखी थी। जैसे ही देव का ओरा टीम पर छा गया, उन्होंने अपने ऊपर एक शदीद दबाव महसूस किया, लेकिन यह सिर्फ खुसूसियात में फर्क का नतीजा नहीं था, ये लाइफ रेटिंग्स में फर्क का नतीजा था। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, भड़कते हुए जरा बख्तर पहने देव ने वाइट सरपिनिट की दम पर एक वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में लहराई, आग के एक समंदर ने देव के सामने 30 गज की मखरूती शक्ल में हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। जलते हुए हथियार ने वाइट सरपिनिट की दम में एक गहरा झुलसा हुआ जख्म छोड़ दिया और मीथक मॉन्स्टर तकलीफ से चीख उठा। वाइट सरपिनिट के सर के ऊपर 80,000 से ज्यादा का नुकसान भी नमूदार हुआ और हमले की ताकत ने इर्द गिर्द के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। इस चोट ने वाइट सरपिनिट को गुस्सा दिला दिया। अपना जबड़ा फैलाते हुए बास ने बदबूदार सिया गैस का एक नेजा दागा और नेजा इतनी तेजी से उड़ा के टर्डो के माहिरीन भी इस हमले का साथ नहीं दे सके। खुशकिस्मती से भड़कते हुए देव ने तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया और हमले को रोकने के लिए बरवक्त अपनी भड़कती हुई ढाल को बुलंद किया। इस तसादुम ने देव को 4 कदम पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया और उसके सर के ऊपर 100,000 से ज्यादा का नुकसान नमूदार हुआ। ताहम सबकी हैरत की बात यह थी कि इतने ज्यादा नुकसान के बावजूद देव का HP बार बमुश्किल ही कम हुआ था। करीब से मुआयना करने पर वो देख सकते थे कि भड़कते हुए देव की ज्यादा से ज्यादा HP 1,20,00,000 थी। इतनी ज्यादा HP के साथ 100,000 से ज्यादा का नुकसान अमली तौर पर न होने के बराबर था। तो क्या ये आग के जंगी देवता की ताकत है? एक बार जब वो संभल गया तो कोला खुद को देखे बगैर न रह सका। वो महसूस कर सकता था कि इसका जिस्मानी कंट्रोल बेमिसाल सतह तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसकी बुनियादी खुसूसियात इस वक्त से भी ज्यादा थीं जब इसने बरसरक शकल को फाल किया था, खास तौर पर उसकी HP। अगरचे वो अभी भी असली मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो दूसरे खिलाड़ियों और NPC से कहीं ज्यादा बरतर था। हीलर्स, कोला पर तवज्जो दो, बाकी सब बास पर तवज्जो मरकूज करो, सैफ अली चलाया। यहां तक कि वो भी कोला को अकेले वाइट सरपिनिट का मुकाबला करते देखकर कदरे हैरान था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आग के जंगी देवता की तब्दीली इतनी ताकतवर होगी। दरी असना सैफ अली के हुक्म ने सबको उनकी हैरत से झंझोड़ दिया। कोला, वो भड़कता हुआ देव कोला है, इस इंकिशाफ ने लांग सिविल को चौंका दिया। तो क्या ये वो ट्रम्प कार्ड है जो ब्लैक फुलियम ने तैयार किया था? उन लीडिंग हार्ट भी इसी तरह हैरान था। साथ ही इसे जीरो विंग से थोड़ी हसद भी हुई। ऐसे ताकतवर MT के साथ जीरो विंग को मुस्तकबिल में लेवल 60-100 रुकनी टीम डंजन्स पर हमला करने में कोई मसला नहीं होगा। गिल्ड मुख्तलिफ सुपर पावर्स की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से लेवल 60 के आला दर्जे के हथियार और इक्विपमेंट भी इकट्ठा करेगा और एक बड़ा फायदा हासिल करेगा। दरी असना, कोला ने अपनी हालिया तब्दीली की बदौलत वाइट सरपिनिट को बेबस कर दिया। अगरचे इसने जुनूनी हमलों का एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन कोला ने हर एक को आसानी से रोक दिया। मजीद बरा, चूंकि मीथक बास अपनी मुकम्मल शक्ल में दाखिल हो चुका था, इसलिए इसने अपनी पीसू शकल, वाइट बॉडी और अपनी जंगी बहाली के असरात खो दिए थे। अब से बास को मिलने वाला तमाम नुकसान मुस्तकिल होगा। ताहम गजबनाक वाइट सरपिनिट कोई आसान दुश्मन नहीं था। वक़्ताया फ़ौक़ता ये एओई बरत हमले करता था और खिलाड़ियों को अब भी वाइट ब्लेड्स का सामना करना पड़ता था। टीम मुसलसल खिलाड़ियों से महरूम हो रही थी। एक बार जब सूरत हाल मुस्तहकम हो गई तो सैफ अली ने अपने हमले पर तवज्जो मरकूज की। पेंटम कल का कोल डाउन खत्म होने के बाद उसने अपने डप्पिल गीनगर को बुलाया और ड्रैगन सिविल का इस्तेमाल किया और अपने डप्पिल गीनगर को ब्लैक ड्रैगन में तब्दील कर दिया। अगरचे डप्पिल गीनगर तब्दील होने के बाद अपने हथियार और इक्विपमेंट खो देगा, लेकिन ब्लैक ड्रैगन की लाइफ रेटिंग और स्ट्रेंथ कोला से कहीं ज्यादा थी। सबसे अहम बात यह थी कि ब्लैक ड्रैगन लेवल 69 का मॉन्स्टर था। हर बार जब ब्लैक ड्रैगन हमला करता तो वो वाइट सरपिनिट की HP का एक बड़ा हिस्सा निगल लेता।
24%, 20%, 16%। जब टीम में 300 से कम खिलाड़ी जिंदा रह गए तो व्हाइट सर्पिनेट की HP 10 लाख से नीचे आ चुकी थी। ये देखकर सैफ अली ने इकारसिस हार्ट को फाल किया, जिसे इसने पहले आपदा गाल से वापस लिया था। व्हाइट सर्पिनेट के सामने नमूदार होने के लिए इंस्टेंट स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उसने इब्बिसिल ब्लेड और कलंग रे को लहराया। प्रगेटरी पेंटा स्लैश शेडो ब्लेड यक के बाद दीगरे ताकतवर स्किल्स व्हाइट सर्पिनेट से टकराईं और वर्ड बास की HP के आखिरी हिस्से को भी निगल गई। एक मायूस कुन चीख के साथ व्हाइट सर्पिनेट का देवहकल जिस्म जमीन पर गिर गया। चैप्टर 1905 आलमी मेयार की लूट। व्हाइट सर्पिनेट को जमीन पर गिरते देखकर गार में मौजूद खिलाड़ियों ने सिक्का गहरा सांस लिया। उन्होंने बिलाखिर वर्ड बास को शिकस्त दे दी थी। हमने कर दिखाया। मैंने तो तकरीबन सोच लिया था कि हम गए। अगरचे ये तमाम खिलाड़ी ट्रेडो के माहिरीन थे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कुछ बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। टीम में 300 से कम लोग जिंदा बच्चे थे और हर कोई नाकाबिले यकीन हद तक थक चुका था। उनके हथियारों और इक्विपमेंट की पायदारी बुरी तरह खत्म हो चुकी थी और अगर जंग कुछ देर और चलती तो उन्हें लड़ाई के दौरान अशिया खोने का खतरा लाहिक हो जाता। मजीद बरा हीलर्स का माना तकरीबन खत्म हो चुका था। वो चंद मिनट से ज्यादा नहीं टुक पाते। व्हाइट सर्पिनेट की तरफ से दी गई वाफर EXP की बदौलत वर्ल्ड बास के मरते ही बहुत से खिलाड़ी फौरी तौर पर लेवल 57 से 58 तक पहुंच गए। बास की मौत ने इतनी ज्यादा EXP दी थी कि सैफ अली जैसे लेवल 69 के खिलाड़ी ने भी अपने तजुर्बे के बार में एक बड़ा इजाफा देखा। ताहम जिंदा बच जाने वालों की तवज्जो मिलने वाली EXP के बजाय व्हाइट सर्पिनेट की लूट पर मरकूज थी। व्हाइट सर्पिनेट के मरने के बाद उसने अशिया का एक छोटा सा पहाड़ गिरा दिया था, जिसमें अशिया, मवाद और 4 शानदार खजाने के संदूक शामिल थे। गार का माना गैर फाल तौर पर अशिया के छोटे पहाड़ के गिर्द जमा हो गया, जिससे ये वाजे हो गया कि लूट काफी गैर मामूली थी। ये मंजर देखकर घूरते हुए खिलाड़ी अपना थोक निगले बगैर न रह सके। तो क्या ये एक वर्ल्ड बास की लूट है? लांग सिविल, जो हमले में जिंदा बचने में कामयाब हो गया था, अशिया का बड़ा ढेर देखकर दंग रह गया। वहां आसानी से 100 से ज्यादा अशिया थीं, शायद 300 से भी ज्यादा। जो कुछ वो देख सकता था उसकी बुनियाद पर 10 से ज्यादा अशिया डार्गोल्ड इक्विपमेंट के मखसूस चमकदार असर को जाहिर कर रही थी। इससे भी ज्यादा अशिया फाइनगोल्ड हथियारों और इक्विपमेंट की रोशनी दे रही थी। व्हाइट सर्पिनेट लेवल 60 का वर्ल्ड बास था, इसलिए इसके गिराए गए हथियार और इक्विपमेंट गालिबन सब लेवल 60 की अशिया थी। बदतरीन सूरत हाल में कुछ अशिया लेवल 55 की हो सकती थी। ये इस वक्त गेम में दस्तयाब बेहतरीन हथियार और इक्विपमेंट थे। मजीद बरा इस ढेर में कई सुनहरी चमकते हुए खजाने के संदूक शामिल थे। सिर्फ इन सब को देखने से लांग सिविल के दिल की धड़कन तेज हो गई। फितरी तौर पर इन लीडिंग हार्ट भी छोटे पहाड़ को देखकर इसी तरह पुरजोश और हासिब था। इसे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट सर्पिनेट इतनी ज्यादा अशिया गिराएगा। इसकी लूट गालिबन 100 रुकनी टीम की जंगी ताकत को नुमाया हद तक बढ़ा सकती थी। यकीनन वहां मौजूद जीरो विंग के अरकान ने चमकती हुई आंखों से लूट को घूरा। चूंकि उन्होंने हमले में हिस्सा लिया था, इसलिए अशिया खरीदते वक्त उन्हें तरजीह दी जाएगी। अगर वो अभी अशिया खरीद लेते तो उन्हें इतने GCPs खर्च नहीं करने पड़ते जितने उन्हें गिल्ड वेयर हाउस में अशिया के जाहिर होने तक इंतजार करने की सूरत में करने पड़ते। ये लूट वाकई खौफनाक है। यहां तक कि सैफ अली भी इतनी ज्यादा अशिया देखकर थोड़ा हैरान था। आमतौर पर एक वर्ल्ड बास सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा अशिया गिराता था, लेकिन यह वाज़ेह था कि इस ढेर में इससे कहीं ज्यादा अशिया मौजूद थी। मजीद बरा व्हाइट सर्पिनेट ने इंतहाई नायाब खजाने के संदूक गिराए थे। इसके बाद सैफ अली ने बास की लूट को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया और जिंदा बच जाने वाले हिलर्स मर्दों को जिंदा करने की तरफ मुतवज्जे हुए, जिससे मारे गए खिलाड़ियों की मौत की सजाएं कम हो गईं। सैफ अली ने लूट का काम तभी खत्म किया जब हिलर्स ने तमाम खिलाड़ियों को दोबारा जिंदा कर दिया। व्हाइट सर्पिनेट ने कल 413 अशिया गिराई थी। इनमें से 267 नायाब और कीमती मवाद थे। कोई भी नायाब मवाद मार्केट में दस्तयाब नहीं था और 17 तो इन्फीरियर लेजेंडरी रैंक के थे। मिसाल के तौर पर व्हाइट सर्पिनेट के छिलकों को ही ले लें। व्हाइट स्केल्स कुदरती आर्मर कट्स थीं और एडवांस्ड माना आर्मर कट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। जब उन्हें पहना जाता
तो उनमें से एक छिलका न सिर्फ आने वाले नुकसान को 10% तक कम कर देता, बल्कि ये जिस्मानी साख्त को 5% और बुनियादी खुसूसियात को 8% तक बेहतर भी बनाता। बदकिस्मती से खिलाड़ी सिर्फ एक वाइड स्केल पहनने के काबिल थे। इसके बावजूद सिर्फ एक ने ही जबरदस्त इजाफा फराहम किया। वाइड स्केल्स खास तौर पर एक एमटी के इक्विपमेंट पर मुअस्सर थीं। 11 वाइड स्केल्स गिरे थे। इंफीरियर लेजेंडरी मवाद में 4 वाइड फैंग्स भी शामिल थे। वाइड फैंग को हथियारों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जब उन्हें इस्तेमाल किया जाता तो वो हथियार को वाइड रेंज असर फराहम करते, जिससे नुकसान में 10% इजाफा होता और दिफा के एक दर्जे को नजरअंदाज कर दिया जाता। आखिरी 2 इंफीरियर लेजेंडरी मवाद वाइड बिल्ड की बोतलें थीं, जिनमें से हर एक में 100 कतरे थे। न सिर्फ वाइड बिल्ड उधर वर्ल्ड गेट को फाल करने में एक अहम जुज़्व था, बल्कि ये वाइड वाइन बनाने का बुनियादी मवाद भी था। जब इसे पिया जाता तो वाइड वाइन मुस्तकिल तौर पर तमाम खुसूसियात में 20 पॉइंट्स और जिस्मानी साख्त में 5% इजाफा कर देती। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान वाइड वाइन की हर बोतल कम अज कम 600 गोल्ड में फरोख्त हुई थी, लेकिन इस कीमत पर भी मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने उन्हें हासिल करने के लिए जंग की थी। वाइड वाइन की तरकीब भी उन 146 अशिया में शामिल थी जो वाइड सरपेनेट ने गिराई थी, अगरचे सिर्फ मास्टर शेफ्स ही इसे बना सकते थे। 146 अशिया में से 35 लेवल 55 से 60 के फाइनगोल्ड हथियार और इक्विपमेंट थे, जिनमें माना हॉट सीट, अल्फामेंटलिस्ट्स के लिए लेवल 60 का फाइनगोल्ड सीट इक्विपमेंट और अर्थन प्रोटेक्टर सीट, शील्ड वॉरियर्स के लिए लेवल 60 का फाइनगोल्ड सीट इक्विपमेंट शामिल थे। बदकिस्मती से दोनों सीट नामुकम्मल थे, हर एक के सिर्फ 4 सीट पीसेस गिरे थे। बाकी फाइनगोल्ड अशिया इंफरादी टुकड़े थे। जहां तक डार्क गोल्ड रैंक का ताल्लुक है, 16 लेवल 55 से 60 के हथियार और इक्विपमेंट गिरे थे, जिनमें मैजिक सिटाम सीट, जादुई क्लासेस के लिए लेवल 60 का डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट शामिल था। ताहम सिर्फ 5 टुकड़े गिरे थे। सीट को मुकम्मल करने के लिए सैफ अली को मजीद 3 टुकड़े हासिल करने की जरूरत होगी। बाकी डार्क गोल्ड अशिया तमाम इंफरादी टुकड़े थे, जिनमें सबसे कीमती मैजिक सरपेनेट बकिलर था। अगरचे इन फाइनगोल्ड और डार्क गोल्ड हथियारों और इक्विपमेंट को गेम के इस मरहले पर आला दर्जे का समझा जाता था, लेकिन वाइड सरपेनेट के गिराए गए बाकी हथियारों और इक्विपमेंट के मुकाबले में वो ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे के थे। बाकी हथियारों और इक्विपमेंट में से 3 टुकड़े एपिक रैंक के थे और एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक का था। तमाम फाइनगोल्ड और डार्क गोल्ड अशिया मिलकर भी उन चारों की कल मालियत के बराबर नहीं थी। गिरने वाली 3 एपिक अशिया वाइड रोब, वाइड ग्लोव्स और सेक्रेड वर्ड स्टाफ थी। वाइड रोब और वाइड ग्लोव्स वाइड मैजिक सीट का हिस्सा थे, जो एक हकीकी एपिक सीट इक्विपमेंट था। सिर्फ 2 टुकड़ों वाले सीट का असर पहनने वाले के ज्यादा से ज्यादा माना और जिस्मानी साख्त में 20% इजाफा कर देता था। वाइड मैजिक सीट यकीनी तौर पर गेम के इस मरहले पर जादुई क्लासेस के लिए बेहतरीन सीट इक्विपमेंट था। आखिरकार एक जादुई क्लास के खिलाड़ी का माना दूसरी जिंदगी के मुतरादिफ था। जहां तक सेक्रेड वर्ड सिटाफ का ताल्लुक है, ये एक आला दर्जे का सिटाफ था जो खिलाड़ियों को अपने 1 सेकंड के सिपीलिस को फौरी तौर पर कास्ट करने की इजाजत देता था। उसने सिपेल कंप्लीशन रेट में भी 4% इजाफा किया। ताहम ये 3 एपिक अशिया फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शे के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये भी गिर गया। सैफ अली 2 तराशे हुए सांपों, एक सियाह और एक सफेद, की अंगूठी देखकर खुशी से झूम उठा। माजी में गार्ड्स डोमेन में तकरीबन हर किसी ने इस अंगूठी के बारे में सुन रखा था। दी फेट रंग, चैप्टर 1906 फेटनिंग। गिल्ड लीडर, वो अंगूठी किया है? करीब ही खड़ी आबदागाल ने सैफ अली के हाथ में फेटनिंग देखकर हैरत से पूछा। वो अपने इर्द गिर्द माना की कसाफत में बेपना इजाफा महसूस कर सकती थी। सैफ अली के गिरे हुए सामान को अपने बैग में रखने के बाद इर्द गिर्द के माना की कसाफत मामूल पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही इसने फेटनिंग निकाली, सैफ अली के इर्द गिर्द 20 गज के दायरे में माना की कसाफत आसमान को छूने लगी। गार्ड्स डोमेन में गैर फाल तौर पर माना को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली अशिया इंतहाई नायाब थीं। इसके बावजूद उसने ऐसी काफी अशिया देख रखी थीं। ताहम ये पहला मौका था जब उसने कोई ऐसी चीज देखी थी जो गैर फाल होने के बावजूद अपने इर्द गिर्द के माना की कसाफत को इतनी शिद्दत से बढ़ा सकती थी। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लूट के पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद शदीद माना की असल वजह फेटनिंग ही थी। सैफ अली ने कहा, फेटनिंग?
ये खिलाड़ियों को इस वक्त तक तरक्की करने में मदद दे सकती है जब तक कि वो गॉड्स डोमेन की बुलंदियों तक ना पहुंच जाएं। खिलाड़ियों को बुलंदियों तक पहुंचने में मदद आबदा गाल मुकम्मल तौर पर उलझन का शिकार थी। एक आला दर्जे का हथियार साजो सामान किसी खिलाड़ी की जंगी ताकत में नुमाया इजाफा कर सकता है और ये खिलाड़ी की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शे की मदद भी महदूद ही होती है। फिर भी सैफ अली का दावा था कि उसके हाथ में मौजूद अंगूठी खिलाड़ियों को गेम की बुलंदियों तक पहुंचने में मदद देने की सलाहियत रखती है। वो उसे जिस जाविये से भी देखती, इसे यही लगता कि वो जरूर मजाक कर रहा है। वो एक फर्स्ट रेट गिल्ड ट्वेलाइट इको की एजाजी एल्डर रह चुकी थी, लिहाजा वो बखूबी जानती थी कि किसी खिलाड़ी के लिए वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं था जो कोई शख्स महज एक या दो साजो सामान पर इन्हिसार करके कर सके। मजीद बरा दीगर वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बरक्स गॉड्स डोमेन में मुकाबला खास तौर पर शदीद था। ताहम सैफ अली आबदा गाल की उलझन पर महज मुस्कुरा दिया। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत गवारा नहीं की। बजात खुद फेटनिंग के कोई खास ताकतवर असरात नहीं थे। दर हकीकत कोई इसे एक कमजोर शय भी समझ सकता था। कुछ बुनियादी खुसूसियात फराहम करने के अलावा इस अंगूठी में सिर्फ एक ही महारत थी। मजीद बरा अंगूठी के बुनियादी खुसूसियात के बोनस एक आम एपिक शय के मयार के मुताबिक थे। यहाँ तक कि अगर खिलाड़ी फेटनिंग हासिल कर भी लेते तो उन्हें इसे फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी। ताहम जब सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान एक फर्स्ट रेट गिल्ड ने नीलामी में फेटनिंग खरीदी थी तो उसके गिल्ड लीडर ने अंगूठी पहनने के बाद अपनी किस्मत बदल ली थी और बिलाखिर गॉड्स डोमेन की सफन अव्वल की ताकतों में से एक बन गया था। 10 साल गुजरने के बाद भी वो गिल्ड लीडर एक खुदाई वजूद बना हुआ था। इस कामयाबी ने दीगर बड़े गिल्ड्स की हसद को भड़का दिया था और जिस सुपर पावर ने ये अंगूठी बेची थी वो पछतावे का शिकार हो गई थी। ये महारत बेमिसाल हद तक ताकतवर थी। जब उसे फाल किया जाता तो ये खिलाड़ियों को एक मौका फराहम करती थी। ताहम इस मौका का असर मुख्तलिफ होता था। एक छोटा मौका गालिबन खिलाड़ियों को उनके लिए मौजू मिसरसरन साजो सामान तक ले जाएगा, जबकि एक बड़ा मौका खिलाड़ियों को फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय तक पहुंचा सकता है। ताहम इस महारत का एक नुकसान था, फेट गाइडेंस के इस्तेमाल की एक भारी कीमत थी। हर बार जब कोई खिलाड़ी फेट गाइडेंस इस्तेमाल करना चाहता तो उसे 7 लोमनीरेज क्रिस्टल की एक इकाई खर्च करनी पड़ती थी। सिर्फ ये कीमत अदा करने के बाद ही ये महारत खिलाड़ियों को उनके मौका की तरफ रहनुमाई करती थी। 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स एक अहम वसीला थे जो किसी के माइंड स्पेस की तामीर के लिए जरूरी थे। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स उनके साथ बेमिसाल खजानों जैसा सलूक करते थे। कोई भी शख्स 7 लोमनीरेज क्रिस्टल की एक इकाई उस वक्त तक फरोख्त नहीं करेगा जब तक कि इसके पास कोई और चारा ना हो। अगरचे जिस सुपर पावर ने फेटनिंग हासिल की थी इसने तजस्सुस के मारे अंगूठी की सलाहियत का तजुर्बा किया था, लेकिन इसे जल्द ही मालूम हो गया कि फेट गाइडेंस एक धोखाधही पर मबनी फराड था। मजीद बरा इस फराड की कोई हद नहीं थी। सुपर पावर की जानिब से की गई 100 कोशिशों में से 90 से जायद में मिस्टर हथियार, साजो सामान और औजार हासिल हुए थे। बाकी कोशिशों ने सुपर पावर को सकट सिल्वर अशिया तक पहुंचाया था और सिर्फ एक कोशिश फाइनल शय तक ले गई थी। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए 7 लोमनीरेज क्रिस्टल की एक इकाई की कीमत जदीद तरीन आला दर्जे के डार्क गोल्ड हथियार साजो सामान से ज्यादा थी। डार्क गोल्ड अशिया इकट्ठा करना बहरहाल 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स जमा करने से कई गन्ना ज्यादा आसान था। कोई भी शख्स कबाड़ के ढेर के बदले 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की 100 इकाइयों का तबादला नहीं करेगा, इसलिए फेटनिंग ने कई बार मालिकान बदले, यहाँ तक कि इसे एक खुशकिस्मत फर्स्ट रेट गिल्ड ने हासिल कर लिया। इस खुशकिस्मत गिल्ड ने सूना हाथ लगने से पहले ज्यादा 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की सरमायाकारी नहीं की थी। मजमूई तौर पर गिल्ड ने एक बड़ा मौका हासिल करने से पहले सिर्फ चंद दर्जन इकाइयां खर्च की थी, जिससे एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय हासिल हुई थी। अगर मौका दिया जाए तो कोई भी ताकत एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय के बदले 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की कई दर्जन इकाइयों का तबादला करने के लिए बखुशी तैयार हो। निजताया इस खुशकिस्मत फर्स्ट रेट गिल्ड ने बहुत सारे 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की सरमायाकारी शुरू कर दी, लेकिन गिल्ड को जल्द ही मालूम हो गया कि फेटनिंग इतनी मेहरबान नहीं थी जितना उन्होंने फर्ज किया था। 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की कई 100 इकाइयों की सरमायाकारी करने और बदले में कुछ भी अच्छा हासिल न करने के बाद गिल्ड ने अपनी सरमायाकारी सुस्त कर दी थी। इसके बावजूद
गिल्ड ने कभी कभार अपनी किस्मत आजमाई थी। इसे फेटनिंग का राज सिर्फ इस वक्त मालूम हुआ जब इसने दूसरा जैकपॉट जीता और एक मास्टर मैजिक ईरे डिजाइन हासिल किया। फेटनिंग हर 1000 इस्तेमाल के बाद सिर्फ एक बड़े मौका की जमानत देती थी। ताहम एक बड़े मौका के बदले में 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की 1000 इकाइयां खर्च करना बहुत ज्यादा महंगा था। दरी असना गार्ड्स डोमेन में 1 से ज्यादा फेटनिंग्स मौजूद थीं। जब इस खुशकिस्मत फर्स्ट रेट गिल्ड ने अपनी दूसरी फेटनिंग हासिल की तो अंगूठी की कदर वाकई चमक उठी थी। 2 फेटनिंग्स को मिलाने के बाद फेट गाइडेंस हर 500 इस्तेमाल के बाद एक बड़ा मौका फराहम करती थी। बदकिस्मती से मौके का दावा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन आम माहिर खिलाड़ियों के लिए ये अब भी मुमकिन था। मजीद बरा खिलाड़ी महज 500 इकाइयां 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स खर्च करके एक आला दर्जे की शय हासिल कर सकते थे, जो कि यकीनन एक काबिल कदर कीमत थी। इस तब्दीली की वजह से इस खुशकिस्मत फर्स्ट रेट गिल्ड के गिल्ड लीडर ने बतदरीज अपने लिए आला दर्जे के हथियार, साजो सामान और औजार जमा कर लिए थे, जिससे इसकी ताकत में इजाफा हुआ और बिलाखिर वो गार्ड्स डोमेन के सफन अव्वल के खिलाड़ियों में से एक बन गया। यकीनन फेट गाइडेंस के जरिए हासिल की गई हैरत अंगेज अशिया सिर्फ एक खिलाड़ी को बुलंदियों तक पहुंचने में मदद देने के लिए मौजूद थीं, क्योंकि हर मौका से सिर्फ वही अशिया हासिल होती थीं जो महारत को फाल करने वाले खिलाड़ी के लिए मौजूद हों। अगर दूसरे खिलाड़ी उन अशिया को इस्तेमाल करते तो उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती। दूसरे खिलाड़ी कुछ अशिया को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि वो अशिया जो महारतें और जंगी तकनीकें फराहम करती थीं। दूसरे लफ्जों में इस खुशकिस्मत फर्स्ट रेट गिल्ड ने एक वाहिद सफन अव्वल की ताकत को परवान चढ़ाने के लिए 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स की एक खौफनाक मिकदार खर्च की थी। ताहम सैफ अली का इस गिल्ड के इक़दामात को दोहराने का कोई इरादा नहीं था। अगरचे एक वाहिद सफन अव्वल के माहिर को परवान चढ़ाना उन गिल्ड्स के लिए फायदामंद हो सकता है जिनके पास कोई माहिर न हो, लेकिन जीरो विंग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। दर हकीकत ऐसा करना वक्त और वसाइल का ज़िया होगा। जीरो विंग के पास किसी भी फर्स्ट रेट गिल्ड से कहीं ज्यादा माहिरीन थे और इन माहिरीन की सलाहियतें फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिरीन से कहीं ज्यादा बरतर थीं। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि गिल्ड के पास मुताद्दिद सफन अव्वल की ताकतें होंगी। लिहाजा एक आम माहिर को परवान चढ़ाने पर टनों 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स ज़ाय करने के बजाय फेटनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे माहिर की मदद करना ज्यादा दानिशमंदाना और मुअस्सर होगा जो बुलंदियों से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो, ताकि वो आखिरी रुकावट को उबूर कर सके। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ 7 लोमनीरेज क्रिस्टल्स हासिल करने का मौका तलाश करना पड़ेगा, सैफ अली ने दिल ही दिल में फैसला किया। जीरो विंग के पास पहले ही गिल्ड के बहुत से ऐसे अरकान मौजूद थे जो आला तरीन माहिरीन का मुकाबला करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन इसके पास ऐसे बहुत कम अरकान थे जो सफन अव्वल के माहिरीन का मुकाबला कर सकें। अगरचे शेडो सॉरुड, टर्टल डव, फ्लाइंग शेडो और जीरो विंग की मैन फोर्स के चंद दीगर अरकान अपने साजो सामान के फायदे पर इन्हिसार करते हुए सुपर पावर्स के आला तरीन माहिरीन का मुकाबला करने के काबिल थे, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी तरक्की करते ये फायदा कम होता जाएगा। अगर शेडो सॉरुड और दीगर ने अपने जंगी मैयार को बेहतर न बनाया तो ये सिर्फ वक्त की बात होगी कि दूसरे उनसे आगे निकल जाएंगे। ताहम अगर वो फेट गाइडेंस का इस्तेमाल करते तो वो तेजी से वो जंगी ताकत हासिल कर सकते थे जिसकी उन्हें सफन अव्वल के माहिरीन का मुकाबला करने के लिए जरूरत थी। जैसे ही सैफ अली ने लूट के सामान का मुआयना मुकम्मल किया, इसने एमटीज और डीपीएस क्लासेस के लिए साजो सामान के 16 टुकड़े फरोख्त कर दिए, जिनमें लेवल 60 की डार्क गोल्ड शील्ड, मैजिक सर्पेनेट बकिलर भी शामिल थी। ताहम उसने अर्थन प्रोटेक्टर सीट फरोख्त करने का फैसला नहीं किया, जिस सूरत हाल ने इंडन हॉट को हैरान कर दिया। इसे तवक्को थी कि सैफ अली मैजिक सर्पेनेट बकिलर और अर्थन प्रोटेक्टर सीट दोनों को फरोख्त करने से इनकार कर देगा। ये हकीकत कि सैफ अली ने इसे बकिलर खरीदने की इजाजत दे दी थी, जो कि सीट के साजो सामान से भी ज्यादा कीमती था, हैरान कुन थी। ताहम जो बात इंडन हॉट नहीं जानता था वो ये थी कि जीरो विंग को ताकतवर शील्ड्स की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि जीरो विंग के 3 बुनियादी एमटीज की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सबसे कमजोर शील्ड भी एक एपिक शील्ड थी। इसके मुकाबले में लेवल 60 की डार्क गोल्ड शील्ड की कोई हैसियत नहीं थी। अगरचे अर्थन प्रोटेक्टर सीट मुख्तलिफ था क्योंकि ये वो मियान अब भी लेवल 50 का मैजिक लाइट सीट पहने हुए था जो अर्थन प्रोटेक्टर सीट से कमजोर था, लिहाजा ये वो मियान के लिए अपने साजो सामान को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन मौका था। हथियारों और साजो सामान के अलावा
सैफ अली ने इल्डन हार्ट को कुछ वाइड स्केल्स फरोख्त करने का फैसला किया था। वाइड स्केल की खुसूसियात देखकर लान सिविल की आंखें सुर्ख हो गईं। अगर किसी एमटी को दिया जाए तो वाइड स्केल खिलाड़ी के मयार को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाएगा। माजी में वाइड स्केल्स मार्केट में तकरीबन 5000 से 7000 गोल्ड में फरोख्त होते थे, इसलिए सैफ अली ने उन्हें इल्डन हार्ट को 10,000 गोल्ड फीकस के हिसाब से फरोख्त किया। इतनी ज्यादा रकम से कोई भी एपिक साजो सामान का एक कम मयार का टुकड़ा खरीद सकता था। अगरचे इल्डन हार्ट कीमत पर चौंकने से खुद को ना रोक सका, लेकिन फिर भी वो 3 वाइड स्केल्स खरीदने पर राजी हो गया। दरी असना इल्डन हार्ट के साथ सैफ अली के लेन देन ने इसे फौरी तौर पर 42,000 गोल्ड कमा कर दिए। इतनी रकम से वो सी ऑफ ट्रीज में मजीद कुछ होटल और रिसतूरा किराए पर ले सकता था। वाइस गिल्ड लीडर के साथ अपना काम खत्म करने के बाद सैफ अली ने टीम की गार से बाहर रहनुमाई की। चूंकि गार बैरूनी दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए खिलाड़ी अंदर रहते हुए रिटर्न स्क्रोल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहां तक कि एक इंस्टेंट ऐसा मोमेंट मैजिक स्क्रोल भी खिलाड़ियों को सिर्फ गार के किनारे तक टेलीपोर्ट करेगा, ये उन्हें इससे बाहर टेलीपोर्ट नहीं करेगा। जब इल्यूजरी वर्ल्ड्स और उसके गिल्ड के अरकान ने, जिन्होंने पहली गार में इंतजार किया था, सैफ अली और दीगर को बाहर आते देखा तो वो हैरान रह गए। इतने सारे लोग वहां से कैसे बाहर आ गए। चैप्टर 1907 उधर वर्ल्ड गेट फाल हो गया। क्रिम्सन एम्परर के जिंदा बच जाने वाले इस वक्त दंग रह गए जब सैफ अली और उसकी टीम आबशार के पीछे से नमूदार हुई। उन्होंने जाती तौर पर वाइड सरपनेट की ताकत का तजुर्बा किया था, और जब उन्होंने गार छोड़ी थी तो सूरत हाल मायूस कुन लग रही थी। बेशुमार वाइड क्रीचर्स ने गार को भर दिया था। अगरचे उन्होंने सूरत हाल के खराब होने से पहले ही गार से बाहर निकलने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर निकलते हुए उन्होंने अपने काफी लोग खो दिए थे। वाइड क्रीचर्स ने उनका पीछा तभी छोड़ा था जब वो गार से बाहर निकल आए थे। ताहम वो सूरत हाल पर जिस तरह भी गौर करते, सैफ अली के ग्रुप में उनके जाने के वक्त की निस्बत कहीं ज्यादा लोग जिंदा थे। मजीद बरा क्रिम्सन एम्परर के कुछ माहिरीन भी इस ग्रुप में शामिल थे। क्या उन्होंने वाइड सरपनेट को मार डाला होगा? एक गैर हकीकी ख्याल अचानक इल्यूजरी वर्ल्ड्स के जहन में आया। अगरचे वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि उन्होंने छापा मुकम्मल कर लिया है, लेकिन इसके सामने मौजूद मंजर ने किसी भी शक को दूर कर दिया, क्योंकि इसकी कोई और वजाहत नहीं थी। एक लम्हे बाद इल्यूजरी वर्ल्ड्स को क्रिम्सन एम्परर के उन अरकान के पैगामात मौसूल होने लगे जो अभी आबशार के तालाब से निकले थे। चूंकि आबशार के पीछे की दुनिया बाकी गार्ड्स डोमेन से किट्टी हुई थी, इसलिए वो जिंदा होने के बाद अपने गिल्ड के साथियों को पैगामात भेजने के काबिल नहीं रहे थे। लिहाजा उन्होंने बाहर आते ही इल्यूजरी वर्ल्ड्स से राब्ता किया था और वाइड सरपनेट के छापे के नताइज की इत्तला दी थी। दरी असना इस हकीकत के अलावा के जीरो विंग ने वाइड सरपनेट को मार डाला था, रिपोर्ट्स में वाइड सरपनेट की लूट मार और इस हकीकत का भी जिक्र किया गया था कि जीरो विंग ने इल्डन सिविल को काफी अशिया फरोख्त की थी। तो क्या यही वजह थी कि इल्डन हार्ट आखिर तक लड़ने पर इतना बज़िद था? इल्यूजरी वर्ल्ड्स अपने मातहतों के पैगामात पढ़कर अपनी तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सकी। अगरचे वो नहीं जानती थी कि इल्डन सिविल ने जीरो विंग से कौन सी अशिया खरीदी है, लेकिन वाइड सरपनेट एक वर्ड बास था। इनमें से कोई भी शय नाकिस मेयार की कैसे हो सकती थी? हो सकता है कि जीरो विंग ने इल्डन सिविल को बेहतरीन हथियार और साजो सामान फरोख्त न किए हों, लेकिन दूसरे दर्जे की अशिया भी गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ी फसल साबित हुई। कम अज कम इल्डन सिविल अपनी मैन फोर्स की जंगी ताकत को मजबूत कर सकता था। वाइस गिल्ड लीडर, क्यों ना हम जीरो विंग से वाइड सरपनेट की लूट का कुछ हिस्सा भारी कीमत पर खरीदने की कोशिश करें। हमने कमोबेश छापे में हिस्सा लिया है और हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हम पूछेंगे तो जीरो विंग गालिबन राजी हो जाएगा, डॉन मास्टर ने नरमी से तजवीज दी। वाइड सरपनेट जितना ताकतवर था, इसकी लूट यकीनी तौर पर गैर मामूली होगी। हो सकता है कि इसने लेवल 60 के आला दर्जे के हथियार और साजो सामान भी गिराए हों, और उनमें से कोई भी शय उन हथियारों और साजो सामान से कहीं ज्यादा मजबूत होगी जो उनके गिल्ड के माहिरीन ने इस वक्त पहन रखे थे। अगर वो अपने गिल्ड की मैन फोर्स के लिए कुछ हासिल कर सकें, तो मुस्तकबिल में उन्हें मुख्तलिफ लेवल 60-100 अफराद पर मुश्तमिल हील मोड टीम डंजन्स पर छापा मारने में बहुत आसानी होगी। इसे भूल जाओ, पूछना गालिबन बेसूद होगा। आखिरकार हमने इल्डन हार्ट की तरह ऐसी कोई शर्त पेश नहीं की थी, इल्यूजरी वर्ल्ड्स ने सर हिलाते हुए कहा। आह भरते हुए
उसने इनल्डन हार्ट को रश्क भरी निगाह से देखा। इनल्डन हार्ट ने इस बार सही शर्त लगाई है। अगरचे इसे अपने पहले के फैसले पर थोड़ा सा पछतावा था, लेकिन ये सफर बेनतीजा नहीं रहा था। कम अज कम अब वो जानती थी कि जीरो विंग इतना सादा नहीं था जितना सब फर्ज करते थे। जिसके बाद अल्यूजरी वर्ड्स ने सैफ अली से राब्ता किया और इसे और जीरो विंग को वर्ल्ड बॉस के खिलाफ उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कुछ मुख्तसर खुशगवार बातों के बाद अल्यूजरी वर्ड्स ने गुफ्तगू का रुख ड्रिंकन टाइगर मैक और फ्रोजन बोन सूप की तरफ मोड़ दिया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आया आपके पास अब भी कुछ ड्रिंकन टाइगर मैक और फ्रोजन बोन सूप बचा है? अगर है तो क्रिम्सन एम्परर हर डिश के 1000 हिस्से 5 गोल्ड फी सर्विंग के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है, अल्यूजरी वर्ड्स ने पेशकश की। अगरचे इसने व्हाइट सर्पिनेट की लूट का कोई भी हिस्सा हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सैफ अली ने पहले जिन मास्टर डिशेस का इंकिशाफ किया था वो एक अलग कहानी थी। जब से इसने गॉड्स डोमेन में शमूलियत इख्तियार की थी, इसने ऐसी मास्टर डिशेस नहीं देखी थी। अगरचे वो मास्टर पोशनस की तरह मुअस्सर नहीं थी, लेकिन उन्हें पोशनस के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा दोनों मास्टर डिशेस को वर्ल्ड बॉसेस पर छापा मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे इनकी इफादियत में बेपना इजाफा हो गया। मजीद बरा वो डंजिन के छापों को कदरे आसान बना देंगी। जैसे ही अल्यूजरी वर्ड्स ने बात खत्म की, इनल्डन हार्ट, जो अब भी व्हाइट सर्पिनेट की लूट के अपने हिस्से का जश्न मना रहा था, अपनी हैरत से बाहर आया और इसे एहसास हुआ कि वो दोनों मास्टर डिशेस के बारे में भूल गया था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आपके पास उन मास्टर डिशेस में से कोई बाकी है तो इनल्डन सिविल भी हर डिश के 1000 हिस्से 5 गोल्ड फी सर्विंग के हिसाब से खरीदेगा, इनल्डन हार्ट ने जल्दी से कहा। दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स की मास्टर डिशेस खरीदने में दिलचस्पी सुनकर सैफ अली ने दिल ही दिल में जश्न मनाया। ड्रिंकन टाइगर मैट और फ्रोजन बोन सूप दोनों को बनाने पर 1 गोल्ड से कुछ ज्यादा लागत आती थी। मजीद बरा दोनों की पैदावार की कामयाबी की शरह 100% थी। इन डिशेस को 2 स्पुरफ्रिस्टेड गिल्ड्स को फरोख्त करने से काफी मुनाफा हासिल होगा। मेरे पास मजीद कोई मास्टर डिशेस नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को चाहिए तो मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। ताहम मतलूबा मिकदार जमा करने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप दोनों इंतजार करने के लिए तैयार हैं? सैफ अली ने पूछा। दोनों डिशेस को बनाने में काफी वक्त दरकार था और हर गिल्ड को दोनों की 1000 सर्विंग्स दरकार थी। ऑर्डर पूरा करने में चंद दिन लगेंगे, ये कोई मसला नहीं होगा। जब तक मैं उन्हें खरीद सकती हूँ मैं इंतजार कर सकती हूँ। क्रिम्सन एम्परर 5000 गोल्ड का डिपॉजिट भी अदा करेगा, अल्यूजरी वर्ड्स ने ये एहसास होने पर कि ये मुमकिन है सौदा तय करते हुए कहा। दोनों मास्टर डिशेस वक्त के साथ मतरूक नहीं होंगी, वो किसी भी वक्त शानदार तरीके से काम करेंगी। इसे तशवीश थी कि सैफ अली उसकी पेशकश को मुस्तरद कर देगा, लेकिन अब जबकि वो राजी हो गया था, इसने एहतियात के तौर पर मुआहदे को पाबंद करते हुए एक मुआहदा करने का फैसला किया। इसके साथ उसने यहाँ के अपने सफर से एक इजाफी फायदा हासिल कर लिया था। दरी असना इनल्डन हार्ट ने भी ऐसा ही करने का इंतखाब किया, सैफ अली के साथ मुआहदा किया और 5000 गोल्ड का डिपॉजिट अदा किया। फितरी तौर पर सैफ अली दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स का साथ देने के लिए बखुशी तैयार था। मुआहिदों पर दस्तखत करने के बाद मजीद 10,000 गोल्ड ने सैफ अली की जेबें भर दी। इसके साथ उसने इस वाहिद बास के छापे से कल 52,000 गोल्ड कमा लिए थे। अगर मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स को इस बारे में मालूम होता तो उनका हसद उन्हें पागल कर देता। आखिरकार मौजूदा फर्स्ट रेट गिल्ड्स खुशकिस्मत थे अगर उनके पास माय फंड्स में 30,000 गोल्ड भी मौजूद हों। जिसके बाद इनल्डन सिविल और क्रिम्सन एम्परर के अरकान ने रिटर्न सक्रोल्स का इस्तेमाल किया और डार्क नाइट एम्पायर वापस लूट गए। दरी असना सैफ अली ने जीरो विंग के अरकान को आराम करने के लिए जीरो विंग सिटी वापस भेज दिया। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उसने 7 लोमनीरेज रिंग का इस्तेमाल करते हुए मिलियन फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट किया, जो कि एमराल्ड ड्रा का इलाका था। इलाके में ड्रास की बड़ी आबादी की वजह से मिलियन फॉरेस्ट तकरीबन तमाम खिलाड़ियों के लिए एक खतरनाक मकाम था। अगर किसी खिलाड़ी का सामना एक भी ड्रा से होता तो वो फौरन कुमक तलब कर लेता और इन मखलूकात की एक बड़ी तादाद तेजी से जमा हो जाती। मजीद बरा ये सिलसिला जारी रहता। एक बार जब ड्रास की एक खास तादाद जमा हो जाती तो ये एमराल्ड ड्रा की तवज्जो मबजूल कर लेती। लिहाजा बहुत कम खिलाड़ी मिलियन फॉरेस्ट में मुहिम जोई करने के लिए तैयार थे। ताहम
सैफ अली ने बरा रास्त मिलियन फॉरेस्ट के कल्ब में टेलीपोर्ट किया था। ग्रेट लॉर्ड रैंक के ड्रास पूरे इलाके में घूमते थे। अगर सैफ अली लेवल 69 का ना होता और टेलीपोर्ट करने से पहले इसने आइसोलेशन स्क्रोल इस्तेमाल ना किया होता तो लेवल 55 से ऊपर के राक्षस इसे दरियाफ्त कर लेते। यही वो जगह होनी चाहिए। सैफ अली को जंगल के अंदर घास से ढका खस्ता हाल मैजिक ईरे दरियाफ्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये ईरे धुंधला सा लग रहा था और अगर उसके इर्द गिर्द पत्थर के बड़े सुतून न होते तो उसे मैजिक ईरे तलाश करने में काफी मुश्किल पेश आती। ये वो टेलीपोर्टेशन ईरे था जो उधर वर्ल्ड गेट की तरफ ले जाता था। टेलीपोर्टेशन ईरे को दोबारा फाल करने के लिए वाइट बिल्ड की एक पूरी बोतल दरकार थी। फौरी तौर पर सैफ अली टेलीपोर्टेशन ईरे के मरकज की तरफ चल पड़ा और अपने बैग से वाइट बिल्ड की एक बोतल निकाली। ढक्कन हटाने के बाद उसने बोतल का मवाद मैजिक ईरे के मरकज में खाली कर दिया। जैसे ही वाइट बिल्ड मैजिक ईरे में बहा, ऐसा लगा जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया हो और तेजी से इर्द गिर्द के माना को जमा करने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मैजिक ईरे दौर से माना जज्ब करता हुआ महसूस हुआ और बिलाखिर इसने पूरे मिलियन फॉरेस्ट से माना खींच लिया, जिससे इलाके के दराज खौफ से कांपने लगे। 3 मिनट के बाद मिलियन फॉरेस्ट के मरकज से सुर्ख रोशनी का एक बुलंद उबाला सुतून निकला जो इर्द गिर्द के नक्शों से भी नजर आ रहा था। करीबी नक्शों में ग्राइंडिंग करने वाले खिलाड़ी रोशनी के सुतून की तरफ मोड़कर देखने से खुद को ना रोक सके और अपने तजस्सुस से मगलूब होकर इसकी तरफ बढ़ने लगे। इन खिलाड़ियों के रोशनी के सुतून की तरफ सफर शुरू करने के कुछ ही देर बाद स्टारमोन किंगडम में हर खिलाड़ी के कानों में सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला गूंज उठा। चैप्टर 1908 विचेस हल में तब्दीलियां। स्टारमोन किंगडम रीजन सिस्टम का ऐलान। एक खिलाड़ी ने नया तौसी पैक उधर वर्ड मुतहर्रिक कर दिया है। ये तौसी पैक 6 घंटे में विचेस हल में नाफिज अल-अमल होगा। स्टारमोन किंगडम रीजन सिस्टम का ऐलान। एक उधर वर्ल्ड गेट फाल कर दिया गया है। उधर वर्ल्ड एनर्जी की एक बड़ी मिकदार विचेस हल में बह गई है, जिसने इलाके के माना को अफरा तफरी में डाल दिया है। बरा करम विचेस हल में घूमते वक्त एहतियात बरतें। सिस्टम के अचानक ऐलान ने स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया था। ताहम चंद सेकंड की हैरानी के बाद ममलुकत का हर खिलाड़ी हंगामा आराई करने लगा। ये क्या हो रहा है? एक और नया तौसी पैक। ये नया तौसी पैक हैरत अंगेज है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेवल अप करने के लिए उधर वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं? अफवाहों के मुताबिक ऐसा लगता है कि उधर वर्ल्ड्स में गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम से ज्यादा वाफिर वसाइल मौजूद हैं। मैंने भी यही सुना है। न सिर्फ उधर वर्ल्ड्स वसाइल से मालामाल हैं, बल्कि वहां लेवलिंग भी बहुत तेज है। हम 6 घंटे में विचेस हल से उधर वर्ल्ड का सफर कर सकेंगे। इस सूरत में मैं फौरन वहां जा रहा हूं। बड़े गिल्ड्स ने पहले ही हर आला वसाइल वाले नक्शे पर इजारादारी कायम कर रखी है। हमारे जैसे आजाद खिलाड़ी इतना पैसा भी नहीं कमा सकते कि जदीद तरीन साजो सामान खरीद सके। सिस्टम का ऐलान सुनते ही आजाद खिलाड़ी और अल्फाडुंचर टीमें विचेस हल की तरफ उमड़ने लगे। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स पर पहुंचे और स्टारमोन किंगडम में वसाइल के नक्शों की तादाद कम होती गई, आजाद खिलाड़ियों के लिए पैसा कमाने के मौके कम होते गए। अब जबकि एक बिल्कुल नया नक्शा जिस पर किसी गिल्ड की मलकियत नहीं थी जाहिर हो गया था, ये आजाद खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरी मौका था। जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स पर पहुंचते, पैसा एक बढ़ता हुआ बड़ा मसला बनता जाता। अगरचे खिलाड़ी हर रोज ज्यादा पैसा कमाते रहे, लेकिन उनके अखराजात भी ज्यादा थे। मिसाल के तौर पर हथियारों और साजो सामान को ही ले लें। लेवल 50 के बाद आला दर्जे के हथियारों और साजो सामान के गिरने की शरह में जबरदस्त कमी वाक़ हुई थी। यहां तक कि आम हथियारों और साजो सामान के गिरने की शरह भी मुतासिर हुई थी। इसकी वजह से लेवल 50 से ऊपर के हथियारों और साजो सामान की कीमतें आसमान को छूने लगे। मुरम्मत की फीस का भी यही हाल था। मजीद बरा, चूंकि आला सतही वसाइल के नक्शे एनपीसी शहरों से बहुत दूर थे, इसलिए टेलीपोर्टेशन की फीस में इजाफा हो गया था। आला सतही वसाइल के नक्शों का माहौल भी सख्त था, इसलिए अगर खिलाड़ी उन इलाकों में मुअस्सिर तरीके से ग्राइंडिंग करना चाहते थे तो उन्हें मुनासिब हथियार, साजो सामान, औजार और पोशनस तैयार करने पड़ते थे और हर चीज पर पैसा खर्च होता था। जैसे जैसे गॉड्स डोमेन एक गेम के तौर पर तरक्की करता रहा, उसने खिलाड़ियों के लुत्फ अंदोज होने के लिए खिदमात की एक वसी अक़साम भी फराहम की। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद बहुत से खिलाड़ियों ने खाने, मशरूबात और हर किस्म की तफरी की तलाश की।
महारतें और जादू सीखने की फीसें भी थीं और प्रमोशन क्विस्ट के लिए दरखास्त देना भी महंगा था। अब जबकि पैसा कमाने का एक नया मौका पैदा हो गया था तो कोई इसे कैसे गंवा सकता था। फितरी तौर पर स्टारमोन किंगडम के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने उदरवर्ल्ड गेट के बारे में मालूम होते ही अपने आला ओहदेदारों को इजलास के लिए बुला लिया था। उदरवर्ल्ड का रास्ता, ये हमारे गिल्ड के लिए एक बेहतरीन मौका है। मैंने सुना है कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के खिलाड़ियों और गिल्ड्स ने आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के रास्ते की वजह से बहुत दौलत कमाई है। हमें दूसरे गिल्ड्स से पहले इस उदरवर्ल्ड के वसाइल पर इजारादारी कायम करनी होगी, लेकिन विचेस हल जीरो विंग का इलाका है। अगर हम उदरवर्ल्ड में सीटअप करने की कोशिश करते हैं तो मुझे डर है कि इसमें डरने की क्या बात है। अब जबकि स्टारमोन किंगडम की अपनी उदरवर्ल्ड है तो ममलुकत के गिल्ड्स उसकी तरफ उमड़ने वाले हैं। क्या जीरो विंग इतने सारे गिल्ड्स को रोकने की उम्मीद कर सकता है? अगरचे तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया है। अभी से फंड्स इकट्ठा करना शुरू करो और विचेस हल में एक कस्बा बनाने का तरीका तलाश करो। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को उदरवर्ल्ड गेट के बारे में मालूम होने के बाद उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तलाशी टीमें रवाना की। उन्होंने विचेस हल में अपने कस्बे तामीर करने के लिए वसाइल भी जमा किए। एक बेवकूफ भी बता सकता था कि उदरवर्ल्ड गेट के जाहिर होने के बाद खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद नक्शे पर उमड़ आएगी और वो तमाम खिलाड़ी आमदनी के मुमकिन जराए थे। अगर वो विचेस हल में एक गिल्ड टाउन तामीर कर सकी तो वो यकीनी तौर पर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। सिस्टम के ऐलान के 10 मिनट से भी कम वक्त के बाद आबदागाल, जो इस वक्त जीरो विंग सिटी में आराम कर रही थी, जीरो विंग की ताज़ा तरीन शुमारियाती रिपोर्ट मौसूल होने पर हैरान रह गए। महज 10 मिनट में जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी में 1 लाख से ज्यादा का इजाफा हो गया था, जिससे शहर को दाखिला फीस की मद में कई सौ गोल्ड की आमदनी हुई। मजीद बरा आबदागाल को जीरो विंग सिटी की दुकानें किराए पर लेने की सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई थीं। आज से पहले मुख्तलिफ तिजारती फर्में और ताजिर खिलाड़ी ज्यादा किराए की वजह से जीरो विंग सिटी में दुकानें लीज पर लेने से हिचकिचाते थे। अब तक बहुत कम लोग ऐसा करने पर राजी हुए थे। कुछ जमानतों के बगैर लागत वापस कमाना तकरीबन नामुमकिन होगा, फिर भी कई सौ लोगों ने अभी इमारतें लीज पर लेने की दरखास्त दी थी। और ये सबसे हैरान कुन हिस्सा नहीं था। हकीकी दुनिया की कई दर्जन कारपोरेशंस और कंपनियों ने जीरो विंग सिटी में वर्चुअल स्टोर फ्रंट खरीदने के लिए गिल्ड से राब्ता किया था। मजीद बरा इन कंपनियों और कारपोरेशंस ने इतनी भारी रकूम की पेशकश की थी जो आबदागाल को भी लालच में डालने के लिए काफी थी। इस हकीकत के बावजूद कि जीरो विंग अब एक बहुत बड़ा गिल्ड था, इसके पास क्रेडिट्स की शदीद कमी थी। आमतौर पर गिल्ड सिर्फ हथियार और साजो सामान बेचकर मुश्किल कमीशन मुकम्मल करके ही क्रेडिट्स कमाता था। ये आमतौर पर क्रेडिट्स के बदले कवायंस और मवाद के तबादले से गुरेज करता था, क्योंकि ये एक गैर दानिशमंदाना अक़दाम था। लिहाजा जीरो विंग की क्रेडिट्स कमाने की सलाहियत इतनी कमजोर थी कि वो सेकेंड रेट गिल्ड्स का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। क्रेडिट्स की कमी ने बिलाखिर जीरो विंग की तरक्की में रुकावट डाली। अगर गिल्ड क्रेडिट्स का कोई बड़ा जरिया हासिल कर सके तो वो मजीद अंदरूनी अरकान की परवरिश कर सकता था और अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकता था। जिसके बाद आबदागाल ने इस मामले की इत्तला सैफ अली को दी और इसे फैसला करने दिया कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इतनी सारी पेशकशें हैं, दिलचस्पी रखने वाले खरीदारों और उनकी मुताल्लिका पेशकशों की फहरिस्त देखकर सैफ अली अपनी मुस्कुराहट को ना रोक सका। उन्हें बता दो कि जीरो विंग सिटी के वर्चुअल स्टोर फर्नेट सिर्फ किराए के लिए दस्तयाब हैं, फरोख्त के लिए नहीं। हम 2 दिन में जीरो विंग सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में इन स्टोर फर्नेट्स की नीलामी करेंगे। इस सूरत हाल ने इसे खास तौर पर हैरान नहीं किया। जिस लम्हे उदरवर्ल्ड गेट जाहिर हुआ, विचेस हल स्टारमोन किंगडम की तवज्जो का मरकज बन गया था। खिलाड़ियों की एक खौफनाक तादाद शहर की तरफ उमड़ आएगी और यह हैरत की बात नहीं होगी अगर जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 1 करोड़ की हद को उबूर कर जाए। इससे पहले विचेस हल को एक पसमानदा इलाका समझा जाता था। अगरचे मुख्तलिफ कारपोरेशंस और कंपनियां इस बात से मुतासिर थीं कि जीरो विंग सिटी में कई मिलियन रिहायशी खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन शहर कब तक अपनी खुशहाली बरकरार रख सकता था। ताहम उदरवर्ल्ड गेट ने चीजें बदल दें। यहां तक कि खिलाड़ियों के आला लेवल्स पर पहुंचने के बाद भी वो विचेस हल के उदरवर्ल्ड गेट से जड़ी उदरवर्ल्ड में लीवलिंग जारी रख सकते थे। उन्हें लेवल 60 या 70 तक पहुंचने के बाद अपना 20 ऑफ ऑपरेशंस मुंतकिल नहीं करना पड़ेगा।
यहाँ तक कि लेवल 100 से ऊपर के खिलाड़ी भी उधर वर्ल्ड में लेवल अप कर सकते थे। बदकिस्मती से उधर वर्ल्ड गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम जितना वसी नहीं होगा। सादा अल्फाज में, जब तक उधर वर्ल्ड गेट मौजूद रहेगा विचेज हल मकबूल रहेगा। लिहाजा कोई भी उन कारपोरेशंस और कंपनियों के लिए जीरो विंग सिटी की कशिश का बआसानी तसव्वुर कर सकता था। हम फरोख्त नहीं कर रहे। आबदा गाल अपनी बढ़ती हुई तशवीश को न रोक सकी और बोली, मुझे डर है कि वो ऐसी शर्त पर राजी नहीं होंगे। वर्चुअल स्टोर फ्रंट लीज पर लेने में बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल शामिल होती है। वो अपने कारोबार को आराम से तभी चला सकेंगे जब वो जायदाद के मालिक होंगे। मजीद बरा मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स यकीनी तौर पर विचेज हल में गिल्ड टाउन्स कायम करने की कोशिश करेंगे, अब जबकि इसमें एक उधर वर्ल्ड गेट मौजूद है। अगर हमने अभी इस मौका का फायदा न उठाया तो बाद में हम एक अजीब और गरीब सूरत हाल में फंस जाएंगे। पुरसुकून रहो, तुम 2 दिन में नताइज देख लोगी, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत गवारा नहीं की। आबदा गाल ने जो कहा वो वाकई सच था। उधर वर्ल्ड गेट का ज़हूर बहुत से बड़े गिल्ड्स को विचेज हल में गिल्ड टाउन्स कायम करने की तरफ रागिब करेगा और नक्शे में मुकाबला शदीद हो जाएगा। ताहम मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स नहीं जानते थे कि विचेज हल में किसी गिल्ड टाउन का तवील अरसे तक जिंदा रहना कितना मुश्किल था। ये महसूस करते हुए कि सैफ अली ने अपना जहन बना लिया है, आबदा गाल ने इसका पैगाम उन कारपोरेशंस और कंपनियों तक पहुंचा दिया जिन्होंने गिल्ड से राब्ता किया था। चैप्टर 1909 विचेज सुन सिर्फ किराए के लिए। कितना धोखा है। क्या जीरो विंग को लगता है कि वो वाहिद गिल्ड है जिसका विचेज हल में कोई कस्बा होगा? चूंकि जीरो विंग का फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं है तो उसे भूल जा। हम बस कुछ दिन और इंतजार करेंगे। ममलकत के दीगर बड़े गिल्ड्स नक्शे में अपने गिल्ड टाउन्स कायम करेंगे और हम वहीं स्टोर फर्नेट्स खरीद लेंगे। जीरो विंग अपने फैसले पर पछताएगा। जब मुख्तलिफ कारपोरेशंस और कंपनियों को आबदा गाल का जवाब मौसूल हुआ तो कुछ हंसे जबकि दीगर गुस्से में आ गए। जहां तक इस नीलामी का ताल्लुक है जिसका आबदा गाल ने जिक्र किया था, उन्होंने इस मामले को अपने जहनों से निकाल दिया। सिर्फ कोई बेवकूफ ही इसमें हिस्सा लेगा। इस सूरत हाल ने आबदा गाल को थोड़ा सा मायूस किया। उन्होंने अभी जीरो विंग के अंदरूनी तरबियती प्रोग्राम को फंड देने का एक सुनहरी मौका गंवा दिया था। खुशकिस्मती से ये जीरो विंग के लिए दुनिया का खात्मा नहीं था। जीरो विंग की मौजूदा सलाहियत के साथ सरमायाकारों को गिल्ड की तरफ रागिब करना बहुत आसान काम होगा। गार्ड्स डोमेन की मौजूदा हालत के पेश नजर मुख्तलिफ कारपोरेशंस और कंपनियां सेकेंड रेट गिल्ड्स में सरमायाकारी करने के लिए भी लड़ रही थीं। जीरो विंग का तो जिक्र ही छोड़ दें। आबदा गाल ने इस मामले को एक तरफ रखने के बाद गिल्ड के लिए नए अरकान भर्ती करने पर तवज्जो मरकूज की। व्हाइट रिवर सिटी और जीरो विंग सिटी से गिल्ड के अरकान की एक बड़ी तादाद को सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में मुंतकिल करने के बाद दोनों शहरों में अफरादी कुव्वत की काफी कमी हो गई थी। इस तरह उन्हें अपने अरकान की तादाद पूरी करने की जरूरत थी। मजीद बरा उधर वर्ल्ड गेट के फाल होने के साथ कुछ मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों ने जो जीरो विंग में शामिल होने से हिचकिचा रही थी, अपना जहन बना लिया था। अगरचे जीरो विंग सिटी मिलियन फॉरेस्ट से निस्बतन दूर था, लेकिन जीरो विंग सिटी की टेलीपोर्ट सर्विस जंगल तक पहुंच सकती थी। मजीद बरा अगर ये अलिफाडुंचरर टीमें स्टारमोन किंगडम में तरक्की नहीं करना चाहती थी, तब भी वो गिल्ड में शामिल होने के बाद और एम्पायर में तरक्की कर सकती थी। आखिरकार जीरो विंग के मौजूदा वसाइल अब एक फर्स्ट रेट गिल्ड से भी बढ़कर थे। चूंकि ममलकत में वसाइल के कम नक्शे दस्तयाब थे, इसलिए मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमों के लिए रहने की जगह कम हो गई थी। अगर मुख्तलिफ अलिफाडुंचरर टीमें तरक्की की मुनासिब रफ्तार बरकरार चाहती थीं, तो उन्हें आला और बड़े पैमाने की अलिफाडुंचरर टीमों की नकल करनी पड़ती। उन्हें लेवल करने और वसाइल हासिल करने के लिए दूर दराज और खतरनाक नक्शों का रुख करना पड़ता। ताहम ये कोई आसान काम नहीं था। गिल्ड्स की तरह गार्ड्स डोमेन की अलिफाडुंचरर टीमों को भी सख्त मुकाबले का सामना था। दर हकीकत अलिफाडुंचरर टीमों के दरमियान मुकाबले की शिद्दत गिल्ड्स के दरमियान मुकाबले से कम नहीं थी, सिर्फ उसका पैमाना इतना बड़ा नहीं था। लिहाजा अगर मशहूर अलिफाडुंचरर टीमें जो पहले ही अपनी तरक्की में एक रुकावट तक पहुंच चुकी थीं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थीं, तो एक ताकतवर गिल्ड में शामिल होना एक दानिशमंदाना इक़दाम था। इसकी वजह से 30 के करीब अलिफाडुंचरर टीमों ने जीरो विंग में शामिल होने की दरखास्त दी थी। छोटी टीमों में सिर्फ चंद 100 अरकान थे,
जबकि बड़ी टीमों में हजारों थे। हर अल्फा एडवेंचरर टीम ने कुछ वसाइल और काफी माहिरीन जमा कर रखे थे। इसके साथ साथ एक टीम के तौर पर लड़ने और टीम डंजन्स पर छापा मारने का भरपूर तजर्बा भी था। अगर जीरो विंग इन अल्फा एडवेंचरर टीमों को अपने साथ मिला ले तो उससे गिल्ड को अपने खिलाड़ियों को गिल्ड के कामों में जम करने में काफी मेहनत की बचत होगी। दूसरी तरफ सैफ अली ने उधर वर्ल्ड गेट की तरफ जाने वाले टेलीपोर्टेशन ईरे को फाल करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल खर्च किया। फिर उसे एक वसी तारीक गार में टेलीपोर्ट कर दिया गया। गार के अंदर इसे एक तबाहशुदा कस्बा मिला। इस तबाहशुदा कस्बे के अंदर दरवाजों का एक बहुत बड़ा सीट खड़ा किया गया था। गहरे सियाह पत्थर के दरवाजों के दरमियान एक छोटा सा खला था और एक गदली धुंध बाहर निकलकर गार में भर गई। जैसे ही सैफ अली का इस धुंध से सामना हुआ, उसने अपने हवास खमसा को सुस्त महसूस किया। वो 50 गज दूर तक देखने के काबिल था, लेकिन अब वो अपनी नाक से सिर्फ 1 दर्जन गज आगे ही देख सकता था। उसका दिमाग और जिस्म दोनों सस्ती महसूस कर रहे थे। यकीनी तौर पर यह प्राइमवर्डेल गैस हमेशा की तरह ताकतवर है। अपने जिस्म को थोड़ा सा हरकत देने की कोशिश करने के बाद सैफ अली ने एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर की। ऐसा लगता है कि ये गैस दो के खिलाड़ियों के लिए अब भी बहुत ज्यादा है। विचेज हल्की उधर वर्ल्ड कभी गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कदीम जमाने में देवताओं ने अलग कर दिया था। इस वक्त इंसान कमजोर थे। बर्रे आजम पर रहने वाली बहुत सी नस्लों में से एक इंतहाई आम नस्ल। इस वक्त गार्ड्स डोमेन अफरा तफरी का शिकार था। इसका माहौल बनी नौ इंसान के लिए बहुत सख्त था। ताहम देवताओं के दरमियान एक तबाहकुन जंग के बाद गार्ड्स डोमेन का बर्रे आजम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया था, जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया और ये अब इतना अफरा तफरी और तशद्दुद नहीं रहा था। नितजता इंसानी नस्ल बतदरीज मजबूत होती गई, लेकिन आज तक कुछ हिस्सों ने अपने सख्त माहौल को बरकरार रखा हुआ था। दरी असना उधर वर्ल्ड गेट से निकलने वाली गदली गैस कोई और नहीं बल्कि प्राइमवर्डेल गैस थी। जब सैफ अली पहली बार उधर वर्ल्ड गेट में दाखिल हुआ था तो वो पहले ही ट्रतीन का था, इसलिए प्राइमवर्डेल गैस ने इसे ज्यादा मुतासिर नहीं किया था। ताहम इस बार वो गैस के मनफी असरात महसूस कर सकता था। इसकी जंगी ताकत में अभी तकरीबन 30% कमी वाक़ई हुई थी। प्राइमवर्डेल गैस ने सिर्फ इसके रद्द अमल की रफ्तार और हवास को ही मुतासिर नहीं किया था, बल्कि इसका जिस्म भी काफी कमजोर हो गया था। सैफ अली अब कमोबेश समझ गया था कि क्यों सिर्फ प्रदो और इससे ऊपर के खिलाड़ियों को उधर वर्ल्ड गेट से गुजरने की इजाजत थी। उधर वर्ल्ड गेट से प्राइमवर्डेल गैस का सिर्फ एक छोटा सा निशान बाहर निकला था, फिर भी इस जैसे ट्रदो के खिलाड़ी पर इसका असर इतना ताकतवर था। अगर खिलाड़ी प्राइमवर्डेल गैस से भरी उधर वर्ल्ड में दाखिल होते तो उसका असर बिल्कुल खौफनाक होता। प्राइमवर्डेल गैस ने न सिर्फ खिलाड़ियों को दबाया, बल्कि इसने राकेशों के फलने फूलने के लिए एक बेहतरीन माहौल भी बनाया। प्राइमवर्डेल गैस ने राकेशों की जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया और एक बार जब उधर वर्ल्ड गेट पूरी तरह खुल जाता तो गैस पूरे विचेस हल में फैल जाती। इलाका अफरा तफरी और तशद्दुद का शिकार हो जाता। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी में इतने सारे गिल्ड्स के गिल्ड टाउन्स कायम करने के बावजूद सिर्फ 4 गिल्ड टाउन्स ही बच पाए थे। ये कस्बे इसलिए नहीं गिरे थे कि मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने अपने कमजोर हरीफों को दबा दिया था, बल्कि इसलिए गिरे थे कि सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड्स रात के वक्त अपने कस्बों पर हमला करने वाले राकेशों का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे थे। जैसे ही सैफ अली ने तबाहशुदा कस्बे में दाखिल होने की तैयारी की, एक बूढ़ी बावकार आवाज उसके कानों तक पहुंची। नौजवान मुहिम जो, क्या तुम ही वो हो जिसने मेरे पीछे छोड़े गए टेलीपोर्टेशन ईरे को फाल किया है? जब सैफ अली इस आवाज के मंबा की तरफ मुड़ा तो उसने काले लिबादे में मलबूस और लकड़ी का अमला उठाए हुए एक बूढ़ी औरत को दरियाफ्त किया। ये औरत कोई और नहीं बल्कि उधर वर्ल्ड गेट की मुहाफिज थी। वो गार्ड्स डोमेन में एक अफसानवी वजूद भी थी, हासिद डाइन। सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान हासिद डाइन को सिर्फ एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर तो 5 NPC समझा था, लेकिन डेमीगार्ड्स के बारे में जानने के बाद सैफ अली ने यह नतीजा अखज़ किया कि ये NPC भी ऐसा ही एक वजूद थी। वो टिर का खुदा बनने से सिर्फ एक कदम दौर थी और इस वक्त गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर मजबूत तरीन NPCs में से एक थी। जी हाँ, मुअज़्ज़ज़ लेडी विच। सैफ अली ने सर हिलाया। उसने हासिद डाइन से मालूमात छुपाने की हिम्मत नहीं की। वो गैर मुतवक्के होने के लिए जानी जाती थी। कभी कभी वो तारीक कुव्वतों को ज़बह करने में मदद करती
लेकिन दूसरी बार वो इत्तेफाकना दसियों हजार बेगुना इंसानों का कत्ल आम कर देती। इसके रवैये ने गॉड्स डोमेन की इंसानी आबादी को मायूस कर दिया था। हासिद डाइन ने खिलाड़ियों के तईं अपना गैर मुतवक्के रवैया बरकरार रखा। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद थीं जब इसने इन खिलाड़ियों को खत्म कर दिया था जिनका इससे सामना हुआ था। जब वो खिलाड़ी इसके हाथों मर गए थे तो उनके अकाउंट्स इस कदर मफलूज हो गए थे कि गॉड्स डोमेन में करियर बरकरार रखने का उनका वाहिद ऑप्शन एक नया अकाउंट दरकार था। इन दर्जनों वाकयात के बाद खिलाड़ियों ने विचेस हल में हासिद डाइन से डरना सीख लिया था और उससे बचने की पूरी कोशिश करते थे। दरी असना सैफ अली ने इस तबाहशुदा कस्बे का दौरा किया था, हालांकि वो जानता था कि हासिद डाइन एक अहम एपिक क्वेस्ट लेने के लिए यहाँ मौजूद होगी। अगर वो क्वेस्ट मुकम्मल कर लेता तो वो अफवाहों में मौजूद एडवांस्ड फील्ड मैजिकीरे वाइड फील्ड हासिल कर सकता था। फील्ड मैजिकीरे जादुई सफ़ों में इंतहाई नायाब थे और अगर उसे हासिल करने का मौका ना होता तो वो हासिद डाइन से मिलने का खतरा मोल ना लेता। बहुत खूब, चूंकि तुमने इस ओरिजिन ऑफ सन्स को खोला है इसलिए मैं तुम्हें एक क्वेस्ट दूंगी। जाओ और 7 दिनों के अंदर मेरे लिए 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स जमा करो। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम और पूरा स्टॉर्मोन किंगडम तबाह हो जाएगा, हासिद डाइन ने ऐलान किया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। हासिद डाइन के हाथ की एक लहर के साथ एक चमकदार फ्लैश ने सैफ अली को अंधा कर दिया। जब तक सैफ अली की बीनाई बहाल हुई उसने देखा कि वो मिलियन फॉरेस्ट में वापस आ गया था। सिस्टम मुबारक हो, अपने इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट विचेस सुन कबूल कर ली है। क्वेस्ट का मवाद 7 दिनों में 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स जमा करें। इनामात नामालूम। चैप्टर 1910 इंडिपेंडेंट मोड। इससे पहले कि सैफ अली को समझ आता कि क्या हो रहा है वो वापस मिलियन फॉरेस्ट में था। ताहम जब इसने सिस्टम का नोटिफिकेशन सुना तो उसके मुंह के कोने फड़क उठे। 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स, एक इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट। न सिर्फ ये क्वेस्ट उसकी याददाश्त से ज्यादा मुश्किल थी बल्कि इसके लिए मैजिक क्रिस्टल्स की एक मुज़हका खेज तादाद भी दरकार थी। चाहे वो गिल्ड्स हों या इनफरादी खिलाड़ी, उनके मैजिक क्रिस्टल के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा था। अगरचे जैसे जैसे खिलाड़ी गेम में आगे बढ़ते गए मैजिक क्रिस्टल के जराए ज्यादा होते गए, लेकिन वो जितनी तादाद बचा सकते थे इसमें कमी वाक़ई हुई। मौजूदा जीरो विंग खास तौर पर मैजिक क्रिस्टल्स के लिए तरस रहा था। अगरचे सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस ने कस्बे की कवायंस की आमदनी में नुमाया इजाफा किया था, लेकिन यह खौफनाक रफ्तार से मैजिक क्रिस्टल्स को हड़प कर रही थी। इस वक्त सिल्वर विंग टाउन के बैटल एरिना की आमदनी बमुश्किल टेलीपोर्टेशन डिवाइस की खपत को बरकरार रख पा रही थी। मजीद बरा सैफ अली को रिंग ऑफ गोसिपिल में छूटी दुनिया को बरकरार रखने के लिए हर 7 दिन में 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ते थे। बसूरत दीगर रिंग ऑफ गोसिपिल टूटकर गायब हो जाएगी। इसके अलावा सैफ अली को खुद भी एक रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा और उसका जिस्म मुस्तकिल तौर पर 30% कमजोर हो जाएगा। इस मकाम पर जीरो विंग के पास बचाने के लिए सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स थे। अगर गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ी पहले ही लेवल 100 तक पहुंच चुके होते तो एक फर्स्ट रेट गिल्ड भी 2 लाख मैजिक क्रिस्टल की कीमत बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी गालिबन अदायगी नहीं कर सकते। 7 दिन है ना? सैफ अली गहरी सोच में पड़ गया। अगरचे 7 दिन बिल्कुल तवील वक्त नहीं था, लेकिन यह बहुत कम भी नहीं था। अगर वो इन डंग हार्ट, अनमोल शहजादी और अल्यूजरी वर्ड्स को कुछ हील टैंक्स फरोख्त कर दे तो वो वक्त पर इतने सारे मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने के काबिल हो जाएगा। ताहम ऐसा करने से जीरो विंग की हील टैंक्स पर इजारादारी खत्म हो जाएगी। मजीद बरा कोई भी इस बात की जमानत नहीं दे सकता था कि ये हील टैंक्स जीरो विंग के दुश्मनों के हाथ नहीं लगेंगे। फिर भी अगर उसने उन्हें फरोख्त न किया तो उसे 7 दिनों में 2 लाख मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने में इंतहाई मुश्किल पेश आएगी। ऐसा लगता है कि मुझे अभी कामा आइलैंड को गिराना पड़ेगा। सैफ अली ने इस बारे में जितना भी सोचा, वाहिद काबिल एतमाद तरीका जो वो सोच सकता था वो कामा आइलैंड की मानाटाइट रग को हासिल करना था। दीगर इख्तियारात बहुत खतरनाक थे। कुछ इख्तियारात में जीरो विंग की मुस्तकबिल की तरक्की में खलल डालने की सलाहियत भी थी। अगरचे उन्होंने इत्तेफाकी तौर पर फुलियम डैमनस वैली में एक सोर्स फायर रग दरियाफ्त कर ली थी, लेकिन इसका माहौल खिलाड़ियों के लिए तवील मुद्दती बर्दाश्त करने के लिए बहुत सख्त था।
आब्दागाल और मिलिंकोलुक समाइल ने अभी तक लोगों को कान में भेजने की तैयारियां भी मुकम्मल नहीं की थी। यहां तक कि अगर वो लोगों को भेज भी सकते तो वो ज्यादा लोगों को नहीं भेज पाते। आखिरकार फायर रेस सटना साजो सामान जो आम खिलाड़ियों को झुलसा देने वाले माहौल में जिंदा रहने की इजाजत देने के काबिल हो, बहुत नायाब था। बहुत से खिलाड़ियों को मुनासिब तरीके से लैस करना नामुमकिन था। कामा आइलैंड पर मानाटाइट ड्रग बहुत ज्यादा महफूज थी। खिलाड़ी वहां इस वक्त तक जिंदा रह सकते थे जब तक कि उनके पास कुछ डार्कनेस रेजिस्टेंस हो। इस मसले से डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशन के जरिए बआसानी निपटा जा सकता था। मजीद बरा इलाके की कम माना कसाफत कानकनी करने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं करेगी। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली ने अपने बैग से अबियस पेंडेंट निकाला और अबियस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका इरादा कामा आइलैंड के लिए रवाना होने से पहले सी ऑफ ट्रीज में मजीद कुछ होटल और रिसप्तुरा किराए पर लेने का था। दरी असना एंशंट रॉक सिटी में इवल गार्ड्स ब्रांच टेम्पल के अंदर कई दर्जन ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल बीस्टस को खून की प्यास से भरी एक गार में बंद कर दिया गया था। वो मुसलसल लड़ते रहे, एक दूसरे को पेड़ती रहे और जिंदा बच जाने वाले इवल बीस्टस अपने मरने वाले किसी भी साथी को हड़प कर जाते। कई मिनट तक लड़ने के बाद कई दर्जन ग्रेट लॉर्ड्स में से सिर्फ आधे ही जिंदा बचे। इन इवल बीस्टस में से एक, जिसने अभी दूसरे को खाना खत्म किया था, तब्दील होना शुरू हो गया। इसके पट्टे तेजी से फैलने लगे। इससे खारिज होने वाली इवल एनर्जी घनी हो गई और कई सेकंड के बाद इवल बेस्ट गार में मौजूद दीगर राकेशों से तकरीबन 20% बड़ा हो गया था। ये बिल लिस्ट क्रिस्टल जो डार्क सिविल ने भेजा है काफी मुतासिर कुन है। ये दरअसल ग्रेट लॉर्ड रैंक तक इर्तिका की कामयाबी की शरह को 15% तक बढ़ा सकता है। इर्तिका पजीर इवल बेस्ट पर एक नजर डालने के बाद बेस्ट एम्परर ने नर्म मुस्कुराहट के साथ अपनी तवज्जो अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल की तरफ मबजूल की, जो अपनी ही खून की प्यास खारिज कर रहा था। इवल गॉड्स टेम्पल और डार्क सिविल के दरमियान शिराकतदारी उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मुअस्सर रही थी। उसने सोचा था कि डार्क सिविल ज्यादा से ज्यादा डस्ट एज के लिए मवाद और कुर्बानी के खिलाड़ी हासिल करने के लिए कारआमद साबित होगा। इसे तवक्को नहीं थी कि ये इत्तेहाद इतना जानदार बिल्ड लिस्ट क्रिस्टल हासिल कर लेगा। हाल ही में इसकी इवल बेस्ट आर्मी ने अपनी खोई हुई जंगी ताकत का काफी हिस्सा बहाल कर लिया था। अगरचे बिल्ड लिस्ट क्रिस्टल सिर्फ इवल बीस्टस को ग्रैंड लॉर्ड रैंक तक इर्तिका में मदद दे सकते थे, लेकिन अब उसकी कमान में कहीं ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड्स थे और इससे मते के इवल बीस्टस की परवरिश की मुश्किल कम हो जाएगी। जब तक इसके पास काफी मते के इवल बीस्टस मौजूद थे, वो डार्क सिविल और ब्लैक वाटर की मदद के बगैर भी सिल्वर विंग टाउन को तबाह कर सकता था। जैसे ही बेस्ट एम्परर अपने नए ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इवल बेस्ट पर खुशी मना रहा था, एक लंबा मजबूत बरसरकर जिसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा था, गार में दाखिल हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि विंड हंटर था। बास, हमें अभी स्टारमोन किंगडम से खबर मिली है। इसी वजह से विचेस हल में एक उदर वर्ल्ड गेट जाहिर हुआ है। ये गेट एक उदर वर्ल्ड का रास्ता फराहम करता है। इस पेशरफ्त की वजह से खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद जीरो विंग सिटी की तरफ उमड़ आई है। पड़ोसी ममलुकतों और सल्तनतों के कुछ गिल्ड्स ने भी अपनी हरकत शुरू कर दी है। विंड हंटर ने संजीदा तासुरात के साथ इत्तिला दी। न सिर्फ ये वाकया जीरो विंग को एक छोटी सी दौलत कमा कर देगा, बल्कि हमारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 20 से ज्यादा मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों ने भी गिल्ड के साथ इंजमाम के आसार दिखाए। क्या हमें इनमें से चंद टीमों को खत्म करने और अवाम को जीरो विंग पर इन्हिसार करने के नताइज सिखाने के लिए डार्क सिविल को भेजना चाहिए? मशहूर अलिफाडुंचरर टीमें जीरो विंग में शामिल हो रही हैं। बेस्ट एम्परर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर की और कहा, डार्क सिविल को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे याद है कि डस्ट एज ने एक और इवल रिगिनिफिकेशन तजुर्बा किया है। ठीक है, इसे जीरो विंग सिटी ले जाओ ताकि वो अलिफाडुंचरर टीमों पर अपने नए खिलौने का तजुर्बा कर सके। हम इस मौका को उन टीमों को मुतनब्बे करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि वो समझ जाएं कि इस जंग में सबसे मजबूत कौन है। समझ गया? मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि ये अलिफाडुंचरर टीमें दोबारा कभी जीरो विंग सिटी में कदम रखने की हिम्मत न करें, विंड हंटर ने जोश से कहा। उसने डस्ट एज के तैयार करदा इवल ड्रैगन्स देखे थे। अगरचे ये मखलूकात नामुकम्मल थीं, लेकिन उनकी जंगी ताकत हैरान कुन थी। उसने ये तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं की कि मुकम्मल इवल ड्रैगन्स कितने ताकतवर होंगे। जब तक डस्ट एज के तजुर्बात कामयाब रहे, इवल गॉड्स टेम्पल अपने इलाके को बढ़ा सकता था। मजीद बरा
वो दिलेरी और बगैर किसी खौफ के ऐसा करने के काबिल होगा। अच्छा है, उसे जल्दी से मुकम्मल करो। ममलुकत की फौज को खुद को पकड़ने मत देना। बेस्ट एम्परर ने सर हिलाया। बास, यकीन रखें, जब तक ममलुकत की फौज पहुंचेगी, अलिफाडुंचरर टीमें बहुत पहले मर चुकी होंगी। विंड हंटर ने तवक्को में अपने होंठ चाटते हुए कहा। विंड हंटर के जाने के बाद बेस्ट एम्परर ने गार में ग्रेट लॉर्ड रैंक के एवल बीस्टस का एक नया दस्ता छोड़ दिया, जिससे कत्ल आम का एक और दूर शुरू हो गया। दरी असना, स्टारमून किंगडम के जीरो विंग सिटी में सी ऑफ ट्रीज में मजीद 15 होटल और रिसप्तूरा किराए पर लेने के लिए 50,000 गोल्ड खर्च करने के बाद सैफ अली ने गिल्ड ट्रांसफर सक्रोल का इस्तेमाल किया और जीरो विंग सिटी में गिल्ड रिजेडनस वापस आ गया। जब वो पहुंचा तो सैफ अली कामा आइलैंड के अपने सफर की तैयारी के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए रवाना हो गया। ताहम जैसे ही वो रहाइशगाह के बाहर गली में पहुंचा, वो जो कुछ उसने देखा इस पर दंग रह गया। पहले से वीरान मरकजी जिला अब खिलाड़ियों से खिंचाखच भरा हुआ था, जिनमें से बहुत से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के अरकान थे। एक नजर में सैफ अली गली में घूमते हुए 1 दर्जन से जायद तिरदो के माहिरीन को देख सकता था। यह खुशहाली किसी सल्तनत के शाही दारुल हुकूमत का भी मुकाबला कर सकती थी। जैसे ही सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दाखिल होने वाला था, उसने सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। सिस्टम मुबारक हो, जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 80 लाख तक पहुंच गई है। क्या आप इंडिपेंडेंट मोड को फाल करना और वॉर गॉड्स टेंपल को शहर में गैरिजन बनाने की इजाजत देना चाहते हैं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।